बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का वेबिनार इस लिहाज से नहायत अहम है कि आज हम फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर पर बात करने जा रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोफंजीसाइड्स। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब को दावत दें, मैं अपनी कंपनी पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का एक मुख्तसर सा तारुफ आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। हम हैं जी पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई, और आजकल हम ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट के मातहत अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। हमारी कंपनी का विजन है जी कि हमने पाकिस्तान को खित्ते में सबसे ज़्यादा मुसाबकती और मौसर हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा और फ्राहम करने वाला मुल्क बनाना है। हमने हार्टिकल्चर के शोबे में पैदावारी सलाहियत और मुसाबकत में इजाफा करके मुलाजमतें पैदा करनी है और ज़रिए आमदनी में इजाफा करना है। इसके अलावा हार्टिकल्चर के शोबे की प्रोडक्ट्स के तनाव और मांग की रोशनी में रवायत से हटकर तब्दीली के अमल को फ़रोग देना है। इसके साथ साथ हमारे मिशन में वैल्यू एडिशन के जरिए कौमी ज़राई GDP में हॉर्टिकल्चर का हिस्सा बढ़ाना भी शामिल है। और लास्टली, हमने इंशाल्लाह अगले साल तक हॉर्टिकल्चर के शोबे को पाकिस्तान के बरामदी मसनूआत के $1 बिलियन क्लब में शामिल करना है। हमारी कंपनी के मकासद में हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना, हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बाद बर्दाश्त नुकसानात को कम करके मुसाबकत में इजाफा करना, हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के म्यार और पैकिंग को बेहतर बनाकर और बरामदी कवानीन की पाबंदी कर बेहतर कीमत लेना, और लास्टली वैल्यू एडिशन जो है उसके जरिए बेहतर प्रोडक्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया को फ्राहम करना। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब को बकायदा प्रेजेंटेशन के लिए दावत दूं, हमारे CEO जनाब अतर हुसैन खोखर साहब मौजूद है आज हमारे साथ। मैं गुजारिश करूंगा कि सर आप आज के वेबिनार और हॉर्टिकल्चर कंपनी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। अतर हुसैन खोखर साहब। जी, बहुत शुक्रिया राहिल साहब। मैं आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यू आर लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू वेरी मच। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वेबिनार है ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, और दूसरा ये कि इसको जो सिलेक्शन की गई इस टॉपिक की, ये हमारी अब आजकल की एक रिक्वायरमेंट भी है। जो भी हम प्रोडक्ट अपने खासतौर जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, खासतौर जो बायोफंजीसाइड्स के इश्यूज आते हैं फॉर फूड सिक्योरिटी, उसको किस तरीके से सस्टेनेबल करना है, कैसे करना है, इसको एड्रेस करने के लिए क्या क्या जो है ना मीन्स एंड वेज होने चाहिए। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है ना एक सेगमेंट है फॉर दिस अवेयरनेस। सेकेंडली, जैसे इन्होंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का हमारा बताया कि हम जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। अभी रिसेंटली जो है हमने रेड चिलीज का एक उमरकोट जो है ना ड्राइंग यूनिट जो है ना वो अप्रूव करवाया है, और उसका पर्पस भी यही था कि हमारी जो रेड चिलीज जो है एक्सपोर्ट हो रही हैं उसमें जो एफ्लाटॉक्सिन के इश्यूज आ रहे हैं उसको किस तरीके से एड्रेस करना है। वो भी जाकर हमने वहाँ सेमिनार किया था उमरकोट में, जो मेन क्लस्टर है वहाँ का, और वहाँ से फिर हमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो इस तरीके से मैं राहिल साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पेशली इन द KP रीजन जो है आप एक सेमिनार भी करें, वर्कशॉप करें वहाँ पे, और वहाँ पे हम देखें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं, कि कोई प्रोजेक्ट बनता है जिसको हम आगे EDF में ले जाएं और उसको जो है एक किस्म की वैल्यू चेन का पार्ट कर लें फॉर सपोर्टिंग आवर एक्सपोर्टर्स एंड ग्रोअर्स स्पेशली इन द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। आज के जो इवेंट है उससे हम हमारे खुद भी जो है ना इंशाल्लाह लर्निंग होगी। इवेंट के एंड पे जो है हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। आप क्वेश्चन रेलिवेंट विद द टॉपिक भी कर सकते हैं एंड PH टेक रेलिवेंट भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आज का वेबिनार जो है हम सब के लिए इंशाल्लाह जो है ना इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे CEO जनाब अतर हुसैन खोखर साहब। अब मैं डॉक्टर जुल्कर नैन साहब से, जो कि सॉइल साइंटिस्ट हैं हमारे
ARI तरनाम पेशावर से। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज करें। जाफर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब को स्क्रीन शेयर की इजाजत दें। Dr. Zulkarnain Saab, you are allowed to share the screen. Please share the screen. I hope my voice is quite clear and screen is properly shared. Yes, sir. Your voice is clear and screen is properly shared. I would request to make it in view. Yes, that's correct. Thank you. Okay, thank you so much, Athar Saab, and thank you so much, Rahil Saab. और थैंक्स टू पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट कंपनी कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि आई कैन स्पीक अबाउट दिस टॉपिक। जैसे बात हुई कि आजकल का आप करंट सिनेरियो देखें और जैसे पाकिस्तान में हमारी एक्सपोर्ट्स की सिचुएशन को देखते हुए जो बायोफंजीसाइड्स हैं इनका इनकॉर्पोरेट होना और इनकी अहमियत को उजागर करना और इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना एक बहुत ज़रूरी है, बहुत अहमियत रखता है। बेसिकली जो आज हम टॉपिक जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स फॉर फूड सिक्योरिटी, वो इस लिहाज से भी एक अहमियत का हामिल है कि अगर आप देखें तो कन्वेंशनल जितने भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, दे हैव बीन क्वेश्चन। और उसकी वजह यह है कि उसकी बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं वो ठीक नहीं हैं। तो मेरी कोशिश इस वेबिनार में यही रहेगी कि मैं बहुत सारे आप लोग इसमें जो है इस माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स की टर्म से शायद यूज टू हो, बहुत सारों के लिए ये माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड एक टर्म एक बहुत न्यू टर्म होगा। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसमें वो सारे पहलू कवर करने की कोशिश करूं और इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि एक सक्सेसफुली वेबिनार कंडक्ट हो जाए। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एक बहुत मेजर इशू है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कंसीडर किया जाता है। और अगर आप देखें तो हमारी पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। It has almost reached to 7 billion or expected है कि it may reach to 9 billion as well. So in this scenario, growing food demand जो है it is putting an enormous pressure. और जैसी आपकी population ज़्यादा होगी तो you have to increase your food production. Almost you have to double your food production when you have to cover such a huge population. लेकिन इसमें होता क्या है, whenever you are increasing your food production, so the influence of plant pathogens comes in, or plant pathogens has a very high impact on your loss and productivity. So what is the challenge? So challenge is to provide people a good food, and this challenge is actually more pronounced in development countries. Developing countries में इसका बहुत इशू है। मेजर इशू उसकी वजह ये है, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। इशू ये है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस का बड़ा इशू है। दूसरी बात ये है कि प्लांट पैथोजेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, प्लांट पैथोजेंस बेसिकली बहुत ह्यूज अमाउंट में डिजीज काज करते हैं। और मुख्तलिफ डिजीज़ जो हैं वो पैथोजेनिक स्पीशीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ क्रॉप्स को मुख्तलिफ तरीके से इफेक्ट करते हैं। उसमें कुछ क्रॉप्स को कैसे बायोफंजीसाइड्स के साथ टैकल करना है उस पर भी मैं थोड़ी बहुत आज कोशिश करूंगा कि बात करूं। जो प्लांट की डिजीज़ हैं दे आर बेसिकली रेंजिंग फ्रॉम वेराइटीज ऑफ फ्यू हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड से लेके हायर प्लांट्स तक आप इसमें बात कर सकते हैं। सो व्हाट इज द एक्चुअल चैलेंज इन फूड प्रोडक्शन? as you people may know कि over 800 million people they lack access to enough food, and almost 10% of the world population या world's food production जो है वो lost हो जाती है due to deadly plant diseases की वजह से। तो इस चीज को टैकल करने के लिए एफर्ट्स जो हैं हैव बीन टेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन।
उस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमारे बहुत से प्लांट ब्रीडर्स और बहुत से हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स और बहुत से इन पे कोशिश कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू डेवलप मोर इम्प्रूव्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है. लेकिन इसके साथ साथ हो क्या रहा है, whenever you are increasing your food production, so people are increasingly using chemical fertilizers and chemical pesticides. जैसे उस दिन भी बात हो रही थी दीपर साहब के सेमिनार में, बहुत ज्यादा एमआरएल्स और मैक्सिमम रेजिडू लेवल्स की बहुत बातें हो रही थी. तो मैक्सिमम रेजिडुअल लेवल्स को जहन में रखते हुए पेस्टिसाइड्स के स्प्रे और केमिकल पेस्टिसाइड्स के स्प्रे को जहन में रखते हुए आज का टॉपिक इंशाल्लाह बहुत अहमियत का हामिल है. लेकिन जितनी भी ये एफर्ट्स की जा रही हैं, दीज एफर्ट्स डज नॉट सीम टू बी फ्रूटफुल, क्योंकि बहुत सारी जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने अपने लिए बहुत से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऐसे लॉज बना लिए हैं कि दे आर कंट्रोलिंग ऑल दीज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स. हाउएवर इन डेवलपमेंट कंट्रीज में ये इशू स्टिल एग्जिस्ट. So the basic challenge is to feed more people with less environmental damage. So ये सारे प्रॉब्लम्स को अगर जेन में रखते हुए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर इज द बेसिक सॉल्यूशन टू आवर दीज challenges. What is basically actually a sustainable agriculture is you have to maintain farmer livelihoods, you have to increase the food and nutrition security, and you have to sustain a long term national growth की तरफ आप लोगों ने सोचना है. Ultimately होना क्या है, you have to improve your environmental quality because environmental protection agencies ने बहुत सारे ऐसे रूल्स बना लिए हैं जिसको देखते हुए आपको अब environment के बारे में सोचना पड़ेगा. बट इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यू हैव टू साइमल्टेनियसली प्रोटेक्ट योर नेचुरल रिसोर्सेज का भी आपने बहुत ख्याल रखना है इसमें. And in these scenario, you have to efficiently manage your agriculture resources to control pathogens and diseases. को रोकने के लिए आपने efficient management करनी है. Sustainable agriculture या sustainable horticulture से होगा क्या? What are the basic benefits? You will improve your food security. Ultimately, economic growth हो जाएगी. और the basic चीज that you have a resilience to climate change. और ultimately, enhanced livelihoods हो जाएंगे. माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक हवाला देना चाहूँगा सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का, सिंथेटिक फंजिसाइड्स का. सिंथेटिक फंजिसाइड्स पे भी आने से पहले मैं बेसिकली थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं जो कि मार्केट में बेतहाशा अवेलेबल हैं, वो पेस्टिसाइड्स जो कि आप केमिकल पेस्टिसाइड जो कि आप क्रॉप की डिजीजेस को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दे ऑल कम्स अंडर द सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स कैटेगरी. उसमें इंसेक्टिसाइड्स भी आ सकते हैं, उसमें बैक्टीरिसाइड्स, इट आल्सो इंक्लूड्स नेमेटिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स. अब बेसिकली सिंथेटिक फंजीसाइड्स बहुत से लोग इस टर्म के साथ यूज टू शायद हो, उनको पता हो. बेसिकली सिंथेटिक फंजीसाइड्स वो कैटेगरी है जिसमें आपने ओनली जो फंगल डिजीज हैं उनको कवर करना होता है. क्योंकि ये बहुत ब्रॉडर फील्ड है, इसलिए हम सारे पेस्टिसाइड्स को कवर नहीं कर सकते इस एक वेबिनार में. तो इसीलिए हम मेरा टारगेट ये है कि सिर्फ फंजीसाइड्स को अगर हम कवर कर लें तो वो दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल. तो synthetic fungicides basically they have been used for many years to control many plant fungal diseases. और बेसिकली फंगल डिजीजेस जो हैं प्लांट्स पे जितने भी लगते हैं उसके लिए जितने भी सिंथेटिक फंजीसाइड यूज किए जाते हैं, यू हैव टू रिड्यूस योर क्रॉप लॉसेस. लेकिन हो क्या रहा है, बेसिकली whenever you are using excessively these synthetic fungicides, तो उसमें मेजर रोल जो प्ले हो जाता है वो है पैथोजेनेसिटी रेजिस्टेंस का. आपने बहुत सारे लोगों ने बात सुनी होगी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड इसी तरह. सो सेम टर्मिनोलॉजी कम्स हेयर इन दैट द पैथोजेनेसिटी रेजिस्टेंस कम्स इन. और मेजर प्रॉब्लम एक और जी है, अगर सिंथेटिक फंजीसाइड आप बहुत एक्सेसिवली इन्वॉल्व कर रहे हैं और अगर ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, so then the pathogen resurgence comes in. And now actually what is basically the pathogen resurgence is basically pathogen resurgence means कि जो भी fungicides
जो भी फंगल स्पीशीज हैं, जब आप बेतहाशा फंजीसाइड स्प्रे करेंगे तो उनमें रेजिस्टेंस का एक मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है एंड देन दे रीअकर अगेन एंड अगेन। तो अगर आप जितनी बार भी फिर वो क्रॉप्स अपनी ग्रो करेंगे, चाहे वो जो भी क्रॉप हो, वो उसमें वो फंगल स्पीशी आपको बार 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 आपको नजर आएगी। अल्टीमेटली जब आप सिंथेटिक फंजीसाइड स्प्रे करते हैं, दे आर बेसिकली हार्मफुल टू एक्वेटिव लाइफ, दे आर बेसिकली हार्मफुल टू योर सॉइल डाइवर्सिटी, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। एक और चीज जो इसके नुकसानात में शामिल है, दैट इज बेसिकली इट आल्सो इफेक्ट्स योर सॉइल एम्ब्रिटलमेंट। नाउ बेसिकली व्हाट इज द सॉइल एम्ब्रिटलमेंट? सॉइल एम्ब्रिटलमेंट में होता क्या है, आपकी ओवरऑल जो है सॉइल की जो रेस्पिरेशन है, जो सॉइल का एरेशन प्रोसेस है, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का प्रोसेस है, सॉइल में जितनी भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज हो रही हैं, उस पर थोड़ा सा मैं अभी आगे मैकेनिज्म पे थोड़ा सा बात करूंगा। ये सारी जितनी भी सॉइल के मैकेनिज्म्स हैं, दे ऑल are being affected when you are applying your synthetic fungicides. उसमें एक और चीज जो बात आ जाती है, जब आप सॉइल में अप्लाई करते हैं और अपने क्रॉस पे बेतहाशा अप्लाई करते हैं, तो इट आल्सो रिड्यूसेस योर एनिमल वाइटलिटी, इम्यूनिटी एंड योर द एफिकेसी ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन इज आल्सो बीइंग अफेक्टेड। फिर इसके अलावा सिंथेटिक फंजीसाइड्स का एक और जो बड़ा मेजर नुकसान है, दैट इज द इट्स detrimental effects on plant growth by reducing the functions of soil microbes. Soil microbes basically एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी सॉइल में, उसकी जो है प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, और दे आल्सो प्रोड्यूस सम ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स है जो प्रोड्यूस करते हैं। तो आप जब सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी इफेक्ट होगी, तो अगर एक एग्जांपल आप देखें तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है, नाइट्रोजन का साइकिल इफेक्ट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली साइडोफोर्स, दीज आर बेसिकली द स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, सो इट आल्सो बीइंग अफेक्टेड। ये एक छोटा सा मैकेनिज्म है, मैं इसकी बेसिक डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत फिर केमिस्ट्री और बहुत डीप केमिस्ट्री में बातें चली जाएंगी। मेरा मकसद सिर्फ इसमें इस पिक्चर में समझाने का ये है कि व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग योर सिंथेटिक फंजीसाइड्स, तो उसमें ये होगा कि सॉइल की जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें अगर आप ये देख लें तो जो ऑक्सीजन का साइकिल है, जो साइयानोबैक्टीरिया जो हैं वो कवर करते हैं। इसके अलावा जो अर्बस्कुलर माइक्रोराइजल फंजाई हैं जो कि फॉस्फेट आयंस को हेल्प करते हैं कि प्लांट अपटेक करे। इसके अलावा जो अमोनियम आयंस जो है नाइट्रेट आयंस में कन्वर्ट होते हैं, और जो नाइट्रेट आयन से फिर डीनाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है। तो जब भी आप अपने सिंथेटिक फंजीसाइड्स बेतहाशा अप्लाई करेंगे, सो उससे अल्टीमेटली ऑल द वे यू आर अफेक्टिंग योर सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटीज, सॉइल की जो जितनी न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज़ हैं, सॉइल की जितनी न्यूट्रिएंट्स अपटेक हैं, जितने न्यूट्रिएंट के साइकिल्स हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं, दे ऑल आर बीइंग अफेक्टेड बाय दीज पेस्टिसाइड्स। अब क्योंकि फंजीसाइड स्पेल्स हैं, जब फंजीसाइड्स आप बेतहाशा अप्लाई करेंगे तो उससे होगा क्या, आप क्योंकि सॉइल पे जब अप्लाई करेंगे या प्लांट्स पे भी इवन अगर आप अप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली दे इंटर योर वाटर बॉडीज, एंड व्हेन दे इंटर योर वाटर बॉडीज, तो ये आपके वाटर चैनल में इंटर होंगे, एंड दे लीड टू डेडली डिजीज सच एज डायबिटीज, रैशेस, किडनी डिजीजेज एंड अल्टीमेटली कैंसर। तो जिन कंट्रीज में भी या जिन इलाकों में भी अगर आप देखें तो पेस्टिसाइड्स का या फंजीसाइड्स का स्प्रे बहुत ज़्यादा होता है, तो अल्टीमेटली वहाँ पर कैंसर के केसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की कि डेवलप कंट्रीज ने इसमें बहुत सारे लॉज बना लिए हैं, तो द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन उन्होंने क्या कर दिया, दे हैज ऑलरेडी आउटलॉड सम पेस्टिसाइड, बहुत सारे पेस्टिसाइड उन्होंने बैन कर दिए हैं, वो बिल्कुल भी आपको अप्लाई नहीं करना चाहते। लेकिन अफसोस से अगर आप पाकिस्तान में वो चीज़ अप्लाई करेंगे, सो जब भी आप अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे तो वो जो है वहाँ पर डिटेक्ट हो जाएंगी। फंजीसाइड्स का एक और जो मेजर नुकसान है वो ये है कि दे आर लिमिटेड बायोडिग्रेडेबिलिटी होती है, एंड दे आर हाईली परसिस्टेंट। फिर अल्टीमेटली बात हो गई कंटामिनेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर हो गई। इसके अलावा जितने भी जो आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, जितने भी जो आपके सॉइल माइक्रोब्स हैं, बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, जो पैसे पीछे मैंने मैकेनिज्म में बात कर दी है, जितने भी जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं, दे ऑल आर बीइंग अफेक्टेड एंड दे हैव अ वेरी डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स। सिंथेटिक फंजीसाइड्स का एक और जो मेजर नुकसान है वो ये है कि दे दे डू नॉट डिकम्पोज,
दूसरा ये है कि ये दे कैन आल्सो हिंडर योर फोटोसिंथेसिस, जैसे मैंने बात की पहले कि ऑक्सीजन साइकिल जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो अल्टीमेटली आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी डिस्टर्ब होता है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि आप बेतहाशा स्प्रे करेंगे तो उससे ह्यूमंस कैन कंज्यूम जो जो फूड की जो जो जितनी भी प्रोडक्शन है उसमें मैक्सिमम पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज के चांसेस आते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि जितनी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं दैट कंटेन द रेजिड्यूज, जो कि डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन और मैक्सिमम रेजिड्यूज लेवल से काफ़ी हाई पाई जाती हैं मोस्टली कंट्रीज में। और एक स्टडी के मुताबिक सिमिलर जो फंजीसाइड्स हैं वो कि वाटरमेलन में भी एमआरएल्स के लेवल ज़्यादा पाए गए हैं। देयर सिर्फ ये चंद एक एग्जांपल है जो कि मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो कि जिनमें रेजिड्यू लेवल्स काफ़ी बेतहाशा पाए जाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, इट आल्सो कंटेन्स कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम आर्सेनेट इसमें होता है, जो कि मेजर रोल प्ले करता है फटीग, नाजिया, वोमिटिंग एंड डिजीनेस एंड अल्टीमेटली इट में आल्सो लीड टू कैंसर एज वेल। अच्छा, मेजर बायो पेस्टिसाइड या माइक्रोबियल जो फंजीसाइड्स हैं या बायो फंजीसाइड्स पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा ताकि आप सब इस टर्मिनोलॉजी से यूज टू हो जाएं, तो बायो पेस्टिसाइड्स बेसिकली वो पेस्टिसाइड्स हैं जिसमें आप बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को बजाते खुद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा उसके जो बेसिक कंपाउंड्स हैं जो कि वो प्रोड्यूस करता है उस पे भी थोड़ी सी मैं आगे माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स पे जब बात शुरू करूंगा तो इस पे भी इसमें मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा। बायोपेस्टिसाइड्स की ये एक अगर आपको एक ट्री सा नज़र आ रहा होगा, बेसिकली ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि मैं मकसद मेरा सिर्फ ये है कि बायोपेस्टिसाइड्स बेसिकली एक्चुअली क्या होते हैं एंड देन वी विल कम टू माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स। थोड़ा सा अगर मैं जूम करूं आपको ज़्यादा थोड़ा सा शायद क्लियर हो जाए, ये कुछ डिजीजेज हैं जिस जैसे मुख्तलिफ ब्लाइट, कैंकर डिजीज एंड माइल्ड्यू, रिगार्डलेस ऑफ के किस क्रॉप में है। इसके लिए बहुत सी बैक्टीरियल स्पीशीज, बहुत सी फंगल स्पीशीज, बहुत सी बोटेनिकल्स और एसेंशियल ऑयल्स और टॉक्सिन्स और बहुत सारी केमिकल्स जो हैं वो ये एज ए दे आर कंसिडर्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड फॉर दिस प्लांट। इसके अलावा अगर आप आर्थ्रोपोड्स में देखें जो बोरर हैं या माइनर्स हैं या रूट फीडर्स हैं जितनी भी हैं, इनके लिए ये सेम बायोपेस्टिसाइड्स हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड एंड पीपल आर वर्किंग ऑन इट। इसके अलावा नेमाटोड्स के लिए भी बहुत सारे बैक्टीरियल एंड फंगल स्पीशीज हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड एज वेल। सिमिलरली वीड्स के लिए भी बायो पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं। बताने का मेरा मकसद ये है कि बायो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर काम कर रहे हैं और काफ़ी और अच्छा काम कर रहे हैं। माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स पर आ जाते हैं जी, जो हमारा आज का मेजर टॉपिक है। माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स आर बेसिकली your biological products or microorganisms, they are used to control fungal diseases, specifically fungal diseases। तभी मैंने पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया क्योंकि ये बहुत ब्रॉडर टर्म है बायोपेस्टिसाइड्स, तो उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है हम उसमें सिर्फ जो है इस बायोफंजीसाइड्स को टारगेट करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो ज़हन में रखनी है, जो बायोफंजीसाइड्स की अगर आप टाइप्स की बात करें तो उसमें माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स भी आते हैं, उसमें प्लांट बेस्ड बायोफंजीसाइड्स भी आते हैं और उसमें बायोकेमिकल फंजीसाइड्स भी आते हैं। कहने का मकसद मेरा ये है कि माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म, जब आप उसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स को भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो माइक्रोब्स हैं जितने किस्म के जो कंपाउंड्स जो वो प्रोड्यूस करता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल जर्नल एग्जांपल है माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स की जिसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम इज वन ऑफ द मेजर फंगल स्पीशी है जो कि एज अ माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड यूज होती है। इसके अलावा बेसिलस सब्टिलस, सिडोमोनास फ्लोरेसेंस, ये आगे इंशाल्लाह एक मैं टेबल शेयर करूंगा जिसमें मैं क्रॉप वाइज भी कवर करने की कोशिश करूंगा कि वो कौन से माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। प्लांट बेस्ड बायोफंजीसाइड्स में मोस्ट कॉमनली आप बहुत सारे लोगों को शायद पता भी हो कि नीम ऑयल, गार्लिक एक्सट्रैक्ट, टी ट्री ऑयल और कैप्सिकम एक्सट्रैक्ट बहुत कॉमनली यूज होता है। अच्छा, माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स का जो मेजर फायदा है वो ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज कैचिंग अप अटेंशन। व्हाई इट इज कैचिंग अप अटेंशन? बिकॉज इट इज लेस टॉक्सिक। सिंथेटिक फंजीसाइड से जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो इट बहुत लेस टॉक्सिक कंसिडर होता है।
फिर इसके अलावा इट इज कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस। आप क्योंकि माइक्रोब्स जब यूज करेंगे तो माइक्रोब्स आपको हेल्प करते हैं वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस को कवर करने में, रोकने में। फंजीसाइड्स कैन बी स्प्रेड एज अ स्पोर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें एक और चीज़ जो अच्छी बात है, आप एज अ ऑर्गेनिज्म एज अ होल भी उसको यूज़ कर सकते हैं, और जैसे मैंने बात की कि आप उसके कंपाउंड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर दे आर टारगेट स्पेसिफिसिटी, और उसका मेजर फायदा ये है कि दे रिपीटेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, यू कैन यूज इट अगेन एंड अगेन, जैसे सिंथेटिक फंजीसाइड्स में नहीं है। इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स ओवर केमिकल फंजीसाइड्स, और अल्टीमेटली ये है कि यू कैन यूज अ वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एक बेसिक मैकेनिज्म है माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड बेसिकली वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि जब भी आप माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स की एप्लीकेशंस की तरफ आएंगे, या अगर आप चूज़ करते हैं कि हम माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स को अपनी फील्ड्स में अप्लाई करते हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको मेरे ख्याल से समझना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स का एक बेसिक मैकेनिज्म है, वो कैसे काम करता है। इसका एक बेसिक मैकेनिज्म तो ये है कि होस्ट, जो आपका होस्ट है, उसके साथ इसका इंटरेक्शन कैसा है, और जो जो बेसिकली जो मेजर फंगल फाइटोपैथोजेंस है उसके साथ इसका कैसा इंटरेक्शन है। बेसिकली माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड जो एक जो मेजर रोल प्ले करता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पीएच, आपके पीएच को रेगुलेट करता है, और इसके अलावा जितने भी जो आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं उनको रेगुलेट करता है। ये चीज़ें बेसिकली आपके सिंथेटिक फंजीसाइड में आपको नहीं मिलेंगी, ये इसका मेजर बेनिफिट है माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स का। प्लांट के साथ क्या करता है, प्लांट में, ये होस्ट में अगर आप देखें राइट साइड पे, तो इट 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 गिव्स यू इंडक्शन ऑफ प्लांट रेजिस्टेंस। प्लांट को ये हेल्प करेगा कि वो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करे जिसमें वो उसको उन डिजीजेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होने में हेल्प करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म में तो मैं उनके नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें एक और चीज़ आप जहन में रखें, जो होस्ट के साथ तो वो आप ये हेल्प कर रहा है कि वो उसको हेल्प कर रहा है कि रेजिस्टेंस या कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने में, या ऐसे खास एंटी फंगल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेगा। अल्टीमेटली उसके अलावा एक और चीज़ जो वो हेल्प कर रहा है, वो एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन कर रहा है, लाइटिक एंजाइम्स डिफरेंट किस्म के वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, और इसके अलावा बायोफिल्म फॉर्मेशन होगी, और सीडीरो4 प्रोडक्शन भी वो करेगा। सीडीरो4 बेसिकली ये स्मॉल कंपाउंड्स हैं जो कि माइक्रोब्स में कैपेबिलिटी होती है डिफरेंट किस्म की, उन कंपाउंड्स में ये एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट किस्म के जो एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड्स वो प्रोड्यूस करता है, वो CD4 स्मॉल कंपाउंड्स होते हैं जो कि वो हेल्प करता है प्लांट को। लेकिन अगर आप इसको फंजीसाइड जो सिंथेटिक हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे, तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, दे आर बेसिकली रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है प्लांट में वो इफेक्ट करेंगे। दे आल्सो एक्ट एज ए स्टीरोल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करेंगे, जो स्टीरोल बायोसिंथेसिस मेजर प्लांट का एक्टिविटीज़ में रोल प्ले करता है। इसके अलावा सिंथेटिक फंजीसाइड्स की प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा है, उसकी सॉइल परसिस्टेंस भी ज़्यादा है, उसमें पैथोजन रेजिस्टेंस भी होना ज़्यादा, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी और ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट्स भी हैं। माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड बेसिकली इसको भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि हाउ दे वर्क। बेसिकली जितने भी, क्योंकि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, तो दे प्रोवाइड कंपटीशन, क्योंकि दो माइक्रोब्स हैं, एक पैथोजेनिक है, एक आप इसको बेनिफिशियल समझेंगे, तो जो जितने भी जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उनका बेसिकली मैकेनिज्म ये होता है कि वो दे कम एज अ कंपटीशन, और कंपटीशन इन 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 टर्म्स ऑफ स्पेस और न्यूट्रिएंट्स दोनों की सूरत में वो क्रिएट करता है। इसके अलावा जो एंटागोनिस्टिक मेटाबोलाइट्स हैं, डिफरेंट किस्म की मेटाबोलाइट्स प्लांट फंगस जो है वो प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी कभी यूज़ करते हैं, तो बजाते खुद वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं करता, उस वो ऑर्गेनिज्म बेसिकली उसके अंदर अपना एक मैकेनिज्म होता है, वो डिफरेंट किस्म के टॉक्सिन्स, डिफरेंट किस्म के मेटाबोलाइट्स जिनमें एंटी फंगल एक्टिविटीज़ होंगी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ होंगी, वो एक्चुअल में प्रोडक्शन उसकी शुरू हो जाती है, जिसकी सूरत में ये आपको हेल्प करता है डिजीज़ मैनेजमेंट में। इसके अलावा क्योंकि ये माइक्रोब है, तो इट विल आल्सो क्रिएट अ एनवायरनमेंट ऑफ हाइपर पैरासिटिज्म और प्रीडेशन का एक माहौल बनाएगा, और अल्टीमेटली जो मैं जैसे मैंने पहले बात कर दी कि इट विल आल्सो हेल्प प्लांट टू इंड्यूस होस्ट डिफेंस। ये एक माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स का प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में एक ट्रायंगल है।
बताने का मेरा मकसद ये है कि जितने भी जो ससेप्टेबल होस्ट होते हैं उनके दरमियान एक इंटर रिलेशनशिप होता है, और वो इंटर रिलेशनशिप ऐसा है कि उसमें आप इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के थ्रू या बायोलॉजिकल के थ्रू या सिंथेटिक फंजीसाइड्स के थ्रू आपने वो चीज़ें कंट्रोल करनी है। उसमें वायरल एंड पैथोजेंस भी आ जाएंगे और उनका जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ट्राइंगल बताने का मकसद ये है कि ये जो ट्राइंगल है इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ आप डिस्टर्ब करेंगे इन टर्म्स ऑफ whenever you are using microbial biofungicides, सो अल्टीमेटली आपका जो होल प्रोसेस है वो स्टॉप होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो हाउ टू सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट आपने कैसे क्रिएट करनी है, इनकी डिटेल्स में मैं अभी आगे आऊँगा इंशाल्लाह। आपने आपके पास इन माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स का नॉलेज होना, फिर आपने कैसे पैथोजेंस को एक्सक्लूड करना है, प्रॉपर सैनिटेशन कैसे करनी है, क्रॉप हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है, हाउ यू विल कंट्रोल योर इन्वायरमेंट, केमिकल हो चाहे फिजिकल हो, और अल्टीमेटली आपने कंटिन्यूसली योर डिजीज मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है और पैथोजन की डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है अगर आपने माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स की तरफ शिफ्ट होना है। देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिफोर यूजिंग योर बायोफंजिसाइड्स। इसमें एक चीज़ जो बहुत अहमियत की हामिल है वो ये है कि आप जब भी कभी पैथोजेंस यूज़ करेंगे, माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड यूज़ करेंगे, तो जब आप इसको सिंथेटिक फंजिसाइड्स के कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं मिलेगा कि जिसमें दूसरे जो माइक्रोब्स हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लें। ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर माइक्रोब्स कि वो रेजिस्टेंस क्रिएट करें। जब भी आप माइक्रोवेव बायोफंजिसाइड्स यूज करेंगे दे वर्क वेरी बेस्ट व्हेन दे आर यूज्ड अलोन। लेकिन इसमें यह है कि जब डिजीज प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, आपका प्लांट जो है वो हाईली इफेक्टेड हो चुका है, तो देन यू हैव टू यूज दिस माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड इन कम्बिनेशन। और इस पे भी इंशाल्लाह मैं भी आगे बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी प्रेफर ये करूंगा, क्योंकि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है यू हैव टू यूज दिस माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स इन कम्बिनेशन। और सबसे अहमियत ये है कि दे डू नॉट परसिस्ट। और लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स आर नॉट मिराकुलस। अब अल्टीमेटली हाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट योर माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड इनटू योर क्रॉप मैनेजमेंट में आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे। जो चीज़ें जैसे मैंने पहले बात की कि इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस अगर आप देखें तो यू हैव टू थिंक हिस्टोरिकली अबाउट योर क्रॉप। ऐसे हमारे बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं जिनको बहुत सी अपनी क्रॉप का नॉलेज नहीं होता। दे जो हैं वो क्रॉप काफ़ी टाइम से ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी उनके पास नॉलेज की कमी देखी जाती है। तो वो बीइंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या हॉर्टिकल्चरिस्ट या बोथ, हम जो हैं हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनको ये कुछ चीज़ों में अवेयरनेस क्रिएट करें। मेरे ख्याल से हर फार्मर के पास ये बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, जो दे हैव टू थिंक, अपनी क्रॉप के बारे में उनका सोचना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव फर्स्ट रादर देन रिएक्टिव एंड थेरेपेटिक। बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। आपको पहले से पता होना चाहिए अपनी क्रॉप के बारे में, आपको अपनी क्रॉप की हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि इस पे कौन कौन सी फंगल डिजीज़ आ सकती हैं, इस पे कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ आ सकती हैं। और इसमें एक चीज़ जो ज़हन में, माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि मैंने माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड की तरफ कोशिश कर रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन दे आर नॉट वर्किंग। बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग, द रीज़न इज दैट बायोफंजिसाइड्स वर्क बेस्ट व्हेन दे आर यूज्ड प्रिवेंटिवली। सो द की इज नॉलेज इज द पावर। यू शुड नो एंड अंडरस्टैंड योर पैथोजेंस। आपको पता होना चाहिए बेसिकली आपके पैथोजेंस का मैकेनिज्म, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, एंड उनके डिजीज साइकिल्स का और उनके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पता होना चाहिए। देन अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली यूज योर माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स। एक और चीज जो ज़हन में रखनी है, यू हैव टू चूज द बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स। द वे बायोफंजिसाइड्स आर प्रोड्यूस एंड फॉर्मुलेटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी की। क्योंकि इसमें होता यह है कि वेन एवर यू आर यूजिंग टू प्रोडक्ट्स और उनके सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में यूज़ हो रहे हैं, तो यील्ड में काफ़ी डिफरेंट होगा। यील्ड उसकी डिफरेंट इसी वजह से होगी, द वे दे आर प्रोड्यूस एंड फॉर्मुलेटेड मेजर उसमें रोल प्ले करेगा। आपने राइट प्रोडक्ट्स एंड राइट फॉर्मुलेशंस अपने लिए सेलेक्ट करनी है। यू हैव टू कंसल्ट विद द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। एक और चीज़ जो हमारे यहाँ अवेयरनेस की ये भी कमी है कि हम कोई भी चीज़ जो है वो बैकग्राउंड में रिसर्च नहीं करते और हम वो चीज़ अप्लाई करना शुरू कर देते हैं।
तो you have to be very consultative, you have to be very effective in this manner कि आपने मैन्युफैक्चरर्स के साथ, आपने रिसर्चर्स के साथ, आपने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ हमेशा ये कम्प्लीटली डिस्कशन रखनी है। प्रॉपर एप्लीकेशन मेथड्स आपने ये देखना है कि माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई देम। सो जैसे मैंने बात की, यू हैव टू कंसल्ट योर एक्सपर्ट्स टू फाइंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स फॉर योर क्रॉप्स, कीपिंग एप्लीकेशन और इक्विपमेंट प्रॉपरली मेंटेन एंड कैलिब्रेटेड। जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज करेंगे दे हैव टू बी प्रॉपरली मेंटेन्ड, क्योंकि माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड में कंटामिनेशन के बहुत चांसेस रहते हैं। यू हैव टू केयरफुली रीड योर लेबल्स फॉर स्टोरेज, हैंडलिंग एंड मिक्सिंग। टेम्परेचर इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दूसरी अल्टीमेटली बात यह है कि जितने भी माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स हैं दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल। तो वाटर, इफ दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल, सो यू हैव टू रेगुलरली एजिटेट देम बिफोर एप्लीकेशन। अगर आप बिफोर एप्लीकेशन से पहले आप रेगुलरली उसकी एजिटेशन नहीं करेंगे तो यू वोंट गेट योर बेस्ट रिजल्ट्स। अच्छा, एक और चीज जो जो मेरे ख्याल से छोटे लेवल पर बाहर तो लोग कर भी रहे हैं, इवन फार्मर्स भी बहुत विजिलेंट है वहाँ पर, वो लोग ये चीज़ करें। वो अल्टीमेटली कोई भी एक नया प्रोडक्ट जब भी वो अपनी फील्ड में या क्रॉप में इंट्रोड्यूस करते हैं, दे टेस्ट देयर प्रोडक्ट्स। उसकी वजह यह है कि यू हैव टू चेक कि आया ये प्रोडक्ट्स आपके लिए काम भी करते हैं या नहीं करते। देन यू हैव टू कंसिडर योर कंपेटेबिलिटी। कंपेटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ योर सॉइल भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ आपका इन्वायरमेंट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कह दिया कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है माइक्रोवेव। और दूसरी, टैंक मिक्सिंग एंड रोटेशनल कंपेटेबिलिटी विद अदर बायोलॉजिकल एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के साथ भी आपने इसकी कंपेटेबिलिटी को चेक करना है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू आर गोइंग टू चूज एन एफिशिएंट बायोफंजिसाइड। कैसे आप चूज करेंगे? देर आर फ्यू क्राइटेरिया हैं जिसको आपने मद्देनजर रखना है। द फर्स्ट वन इज योर एफिकेसी क्राइटेरिया। एफिकेसी क्राइटेरिया मींस टारगेट पैथोजन स्पेसिफिसिटी। जो आप बायोफंजिसाइड सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो जो पैथोजन जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, क्या वो उसके लिए काम करता है। द अदर वन इज क्या वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्या कि अगर कोई और उसके साथ डिजीजेज रखी अगर लग जाती हैं आपके प्लांट को, तो क्या वो उसमें भी काम करेगा या नहीं करेगा। द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू सी डिजीज कंट्रोल एफिकेसी and consistency across your environments is very important. प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर आप आएंगे तो यू हैव टू चेक द एक्टिव इंग्रेडिएंट। फार्मूलेशंस को देखना है आपने, उसमें कंसंट्रेशन को देखना है, उसमें शेल्फ लाइफ को देखना है उसकी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू चेक आइदर देयर टेम्परेचर टॉलरेंस, पीएच रेंज, मॉइस्चर रिक्वायरमेंट्स एंड कंपेटिबिलिटी विद अदर्स भी आपने देखना है, अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को आपने ध्यान में रखना है तो। रेगुलेटरी कंप्लायंस होनी चाहिए। कोशिश हमारी ये होगी कि हमारे मुल्क में भी ऐसे जो हैं प्रॉपरली रेगुलेटरीज जो हैं वो इफेक्टिव हो जाएं। एक लेकिन यहाँ पर फिलहाल आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने देखना है कि जो आप बायोफंजिसाइड सेलेक्ट कर रहे हैं आइदर इट इज़ रजिस्टर्ड वन विद द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ, क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज ने एक बहुत ब्रॉडर वे में रूल्स क्रिएट कर दिए हैं इस बायोफंजिसाइड्स के लिए। उसके लेबल क्लेम्स आपने देखने हैं, इंस्ट्रक्शंस भी देखने हैं, और सेफ्टी डाटा शीट भी आपने उसकी चेक करनी है। मैन्युफैक्चरर रेपुटेशन से मेरे मुराद ये है कि व्हेनेवर यू आर सेलेक्टिंग एन बायोफंजिसाइड, सो आपने ये चेक करना है कि जिस मैन्युफैक्चरर की भी आप बायोफंजिसाइड सेलेक्ट कर रहे हैं, दे आर उनका प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सिस्टम है, आइदर दे आर वर्किंग ऑन द क्वालिटी कंट्रोल एज वेल, और कस्टमर सपोर्ट का सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग है। फील्ड परफॉर्मेंस आपने चेक करनी है व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग बायोफंजिसाइड। ऐसा नहीं करना आपने कि आप डायरेक्ट फील्ड में चले जाएं, अपने बायोफंजिसाइड आप अप्लाई करें रिगार्डलेस आपने उसके पीछे बैकग्राउंड पे वर्कआउट नहीं किया, और आप डायरेक्ट फील्ड में चले गए और देन आप ये कहें कि मेरा जो बायोफंजिसाइड है वो काम नहीं कर रहा। तो बिफोर गोइंग टू द फील्ड यू हैव टू चेक, आप जो आपने कंडक्ट करने, आपने फील्ड ट्रायल्स कंडक्ट करने, आपने उस पे यूज़र के रिव्यूज़ देखने हैं कि उस पे लोग क्या बात कर रहे हैं उस बायोफंजिसाइड के बारे में, एंड देन यू हैव टू चेक योर डिजीज मैनेजमेंट हिस्ट्री एज वेल। एफिशिएंट बायोफंजिसाइड सेलेक्ट करने के लिए आपको ये भी देखना है कि आइदर ये कॉस्ट बेनिफिट है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसकी करनी है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, फिर उसकी एप्लीकेशन फ्रिक्वेंसी कितनी है, यील्ड वो आपकी कितनी इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल उसमें ऐसी है, और दूसरा ये कि एनवायरमेंटल को कितना फ़ायदा वो प्रोवाइड करेगा।
अब देर आर फ्यू चैलेंजेस माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स को सेलेक्ट करने के लिए। कुछ जो चैलेंजेस हैं जो कि जहन में आते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेशन। राहिल साहब थोड़ा सा मुझे ये बता दें, टाइम वी हैव इनफ टाइम, ताकि मैं फिर इसको सर क्विकली फिनिश कर दूं। सर ये सारा टाइम आपका है सर, प्लीज कंटिन्यू ठीक है, कर ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेशन में एक मेजर चैलेंज है जो कि हम देखते हैं। चैलेंज ये है कि जो सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड का जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये एक मेजर चैलेंज इसमें कंसिडर करते हैं। हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप अ प्रोडक्ट फ्रॉम दीज माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स। जो मेजर एक और इशू जो इसमें जो चैलेंज है कंसिडर होता है, यू हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसफर योर बायोफंजिसाइड फ्रॉम लेबोरेटरी टू फील्ड, वेरी डिफिकल्ट। ये एक एक इसमें चैलेंज है इस माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड की फील्ड में। लेकिन इफ़ यू आर गुड रिसर्चर, अगर आप एफिशिएंटली चीज़ें मैनेज करेंगे तो ये दैट्स नॉट अ बिग इशू। तो फिर उस अल्टीमेटली जब ये इस तरह आ जाता है तो द चैलेंज इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट और फॉर्मुलेशन का जो चैलेंज है उसमें ये है कि हाउ यू आर गोइंग टू कीप योर बायो कंट्रोल एजेंट्स अलाइव, इफेक्टिव, यूजेबल एज इंटेंडेड, एंड स्पेशल फॉर्मुलेशन आप उसकी कैसे बनाएंगे, उनको लाइव रखना, इफेक्टिव रखना, ये भी एक चैलेंज रहता है हमेशा बायोफंजिसाइड्स के साथ। हायर सेंसिटिविटी होने की वजह से दे रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड शिपमेंट। एक एग्जांपल मैं दूंगा जिससे आई होप कि मेरी ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाए कि एक इनोकुलम कंसंट्रेशन है जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की आप यूज़ कर रहे हैं 10 पावर 6। जो मेरे पैथोलॉजिस्ट वाले भाई अगर हैं तो वो ज़्यादा इसको अच्छे से समझ लेंगे कि 10 पावर 6 कोनिडिया पर ml जब अगर आप यूज़ करेंगे और टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, सो इन दैट केस इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर योर फ्लावर इन्फेक्शन में, ये काम नहीं करेगा। लेकिन वही 10 पावर 6 कोनिडिया पर ml एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इट सक्सेसफुली प्रिवेंट द इन्फेक्शन। सो कहने का मेरा मकसद ये है कि इनाकुलम कंसंट्रेशन और फिर टेम्परेचर का इसमें बहुत रोल है। एक और एग्जांपल देखें तो 10 पावर 8, यहाँ पर अब आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, यू हैव इंक्रीज 10 पावर 8 कोनिडिया पर ml। जब आपने ये इंक्रीज की, अब वही सेम टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जेन में रखनी है। वेन एवर अगर इन चीज़ों का आप ख्याल नहीं रख रहे तो देन बहुत शायद माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड आपके लिए काम ना करे। द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर कंडीशंस इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स इज अनदर इन इशू। कल्चर कंडीशन से मेरा मुराद ये है कि अगर आप एक स्पीशी देखें ट्राइकोडर्मा एट्रोविरिडियाई रीचेस मैक्सिमम ग्रोथ में, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में दिस फंगस रीचेस टू इट्स मैक्सिमम ग्रोथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि जो मैक्सिमम जनरेशन और उसकी जो बायो एक्टिविटी का प्रोसेस है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुरू होता है। सो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड। एक और चैलेंज जैसे मैंने बात की कि ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना जो कि सेवरल होस्ट के लिए काम करे, इट इज़ अनदर चैलेंज। और फिर वैरायटी ऑफ होस्ट और जियोग्राफिकल लोकेशंस ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी, ये एक मेजर चैलेंज है इसमें। फिर एक और चीज़ जो माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स में देखने को आ रही है वो ये है कि दे इनकन्सिस्टेंसी ऑन द फील्ड। लैब में, ग्रीन हाउस में जो भी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, जो वेल नोन प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप न्यूली प्रोडक्ट को ऐसा डेवलप कर रहे हैं, सो आपको ये देखना होगा कि वो लैब में और ग्रीन हाउस में तो शायद काम करे, लेकिन व्हेन यू आर टेकिंग इट इनटू द फील्ड इट माइट नॉट वर्क फॉर यू, क्योंकि उसमें सेवरल ऑफ देम है। जब आप उनको फील्ड में लेकर जाते हैं तो दे डू नॉट वर्क। तो इसीलिए इसमें चैलेंज है। उसका सोल्यूशन ऑलरेडी मैं कुछ हद तक डिस्कस कर भी चुका कि आपको यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो भी क्रॉप की डिजीज आप टारगेट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपने स्पेसिफिक माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड सेलेक्ट करना है। हर माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड उसमें काम नहीं करेगा। एक और चीज़ जो एप्लीकेशन ड्यूरेशन एंड क्रॉस कंपेटिबिलिटी विद अदर प्रोडक्ट्स, ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। ये एक भी एक चैलेंज है कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रिवेंट योर डिजीजेस, और ये है कि आइदर दे आर कंपेटिबल विद अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। और इसमें पैथोजेंस की जो बायोलॉजी है में हेल्प इन डिजीज मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगी। अच्छा, अब द क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज
शायद आप लोगों को कभी ये क्वेश्चन ज़हन में इस वक्त तक रेज हो जाना चाहिए कि क्या माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स फुली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सिंथेटिक फंजिसाइड्स की। तो अगर इन समरी में मैं बात करूं तो राइट एट दिस सिचुएशन करंट सिनेरियो में दे माइट नॉट completely रिप्लेस, बट yes we can manage these microbial fungicides, क्योंकि नावल फंजिसाइड्स को अगर आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वायरमेंटल कंसर्न हो चुके हैं, ह्यूमन हेल्थ के बारे में इस वक्त लोग कंसर्न हैं, सेफर फूड और सेफ फूड सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी चीज़ की बातें कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स दिस बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स। लेकिन अल्टीमेटली स्टिल क्योंकि खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में केमिकल फंजीसाइड स्टिल डोमिनेंट हैं। एक हमारे यहाँ पे ये भी इशू है कि डिफ़िकल्ट टू कमर्शियल जो जितने भी फंजीसाइड्स हैं वो ओपन मार्केट में इतनी फ्रिक्वेंटली भी अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि उसकी वजह ये नहीं है कि माइक्रोबियल बायो फंजीसाइड आपके काम नहीं करते, उसकी वजह यह है कि अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। दूसरा ये है कि डेवलपमेंट कंट्रीज़ में जो है टेक्नोलॉजी और रिसर्च कमर्शलाइजेशन और बिजनेस की जो आइडियाज़ हैं वो एज सच यहाँ पर अभी इतने इफेक्टिव नहीं है। प्लांट डिजीज पर जो हैं वो आप एक चीज़ कर सकते हैं टू कम्बैट प्लांट डिजीजेज यू कैन कपल दिस माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड विद द सिंथेटिक वंस। इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा हाउ यू आर गोइंग टू कपल करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि अल्टीमेटली जो सिंथेटिक फंजिसाइड्स हैं उसकी जो कंसंट्रेशन है यू विल रिड्यूस। सो उसकी कंसंट्रेशन जब आप रिड्यूस करेंगे अल्टीमेटली एमआरएल के इश्यूज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। सो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ जो है कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं, सिर्फ ट्राइकोडर्मा की नहीं, ये एक मैंने एज एग्जांपल दी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि फंजीसाइड जितने भी आप अप्लाई करते हैं वो उनके अंदर रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। सो वो खुद किल नहीं होंगे, ठीक है। तो आप उनको क्या कर सकते हैं, आप किसी भी दूसरे सिंथेटिक फंजीसाइड के साथ उसको मिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइकोडर्मा वेरिएंस को आप थायोफिनेट मिथाइल के साथ मिक्स कर सकते हैं। सिमिलरली ट्राइकोडर्मा की लो डोजेस जो हैं वो फ्लोजिनाम ये भी इफेक्टिव साबित हो चुका है। सिमिलरली टॉल्क्लोफ्लोस मिथाइल कंबाइंड विद ट्राइकोडर्मा इट आल्सो प्रूव्स टू बी वेरी बेटर। इसके अलावा थाइबेंडाजोल को आप क्रिप्टोकोकस की एक स्पीशी है जिसके साथ आप 10% रिकमेंडेड डोज के मुताबिक आप उसको मिक्स कर सकते हैं। बेसिलिस की स्पीशी है जिसको आप अगर फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के अगेंस्ट अगर यूज फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम इज़ अ वेरी कॉमन फंगल डिजीज़ जो कि टोमेटो में, बनाना में, इसके अलावा बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिसमें ये बहुत मेजर इशू क्रिएट करता है। और ये मेजर इशू इसीलिए क्रिएट करता है कि थ्रू के सॉइल आपके इफेक्ट करता है। तो इसमें आप इसको मिक्स कर सकते हैं फंजीसाइड कार्बेंडाजिम के साथ। इसके अलावा बेसिलस सब्टिलिस को आप कंबाइन कर सकते हैं एग्जॉक्सीस्ट्रोबिन। एग्जॉक्सीस्ट्रोबिन इज़ अ वेरी वेल नोन फंजीसाइड। अब ये कुछ टेबल है जिसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है, इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। बताने का मेरा मकसद ये है कि ये कुछ ऑलरेडी माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और वेल रिपोर्टेड हैं। अगर एप्पल में आपको ग्रे मोल्ड का प्रॉब्लम है या एवोकाडो में एंथ्रेक्नोज का प्रॉब्लम है, सिट्रस में ग्रीन मोल्ड, ग्रेप्स में ग्रे मोल्ड, डिफरेंट लेमन्स में ब्लू मोल्ड, तो ये कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो कि आपके लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा राइस में बहुत कॉमनली राइस मोल्ड होता है जो कि एस्परजिलस फ्लेवर्स की वजह से लगता है, उसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बेसिलिस बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा ब्लू मोल्ड ऑरेंज में उसके लिए सीडोमोनास की एक स्पीशी है जो कि चिलीज में ट्राइकोडर्मा की स्पीशी बहुत अच्छी काम करती है। इसके अलावा पोटैटो एंड टोमेटो में भी ट्राइकोडर्मा की एंड बेसिलिस की स्पीशीज काम करेंगी। अब बायोफंजिसाइड्स की मार्केट को अगर आप देखें तो बायोफंजिसाइड्स की मार्केट अगर अल्टीमेटली 2024 में आप देखें इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी 2.17 बिलियन। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पीपल आर नाउ गेटिंग अवेयर अबाउट देयर हेल्थ और ऑर्गेनिक फूड और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं, पीपल आर गेटिंग वेल अवेयर अबाउट ऑर्गेनिक फूड। तो it is estimated कि 2031 तक it may reach to 7.12 बिलियन तक ग्लोबल बायोफंजिसाइड्स की मार्केट पहुंच जाएगी। जैसे मैंने बात की कि पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ, सो बायोफंजिसाइड्स इज अ टाइप जैसे आप यू कैन कंसिडर इट एज लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पे भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये
थोड़ा सा इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बात की थी कि क्योंकि माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स पे आप थोड़ा बहुत, क्योंकि डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म भी यूज़ कर सकते हैं और अब उनके कंपाउंड से आप भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. You can work on it. So microbial peptibiotics is a well known peptides compounds हैं जो कि फंगस प्रोड्यूस करता है, और इनकी हाईली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटीज फंगल डिजीज के अगेंस्ट रिपोर्ट की जा चुकी हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका ये होगा कि एंटी फंगल एक्टिविटीज़ हैं, फंगल सोर्सेज सच एज जैसे ट्राइकोडर्मा इसको बहुत कॉमनली प्रोड्यूस करता है. पेप्टाइड स्ट्रक्चर होगा 10 to 20 अमाइनो एसिड्स तक, और ये फंगल की सेल मेम्ब्रेन्स और जो जितनी भी जो फाइटोपैथोजेंस हैं उनकी लिपिड बाई लेयर्स और उनको सेल लाइसिस की तरफ लेकर जाता है. क्लासिफिकेशन में इसमें माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स आ जाते हैं. एग्जांपल्स में अगर कुछ माइक्रोबियल पेप्टाबायोटिक्स की अगर आप बात करें तो ये ट्राइकोकोनिन, हर्जियानिन एंड लेमेलेटिन, इस पे बहुत अच्छी रिसर्च अवेलेबल है, पीपल आर वर्किंग ऑन इट. एडवांटेजेस क्या है इन पेप्टाबायोटिक्स के, ये है कि ये टारगेट जो है स्पेसिफिक होंगे, फंगल पैथोजेंस को खास टारगेट कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, नॉन टॉक्सिक हैं टारगेट ऑर्गेनिजम्स के लिए, एंड लो रिस्क ऑफ रेजिस्टेंस का भी कोई चांस नहीं है इसमें. लिमिटेशंस इसकी ये हैं कि ज़ाहिर अल्टीमेटली जितने भी माइक्रोबियल फंजीसाइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी का थोड़ा बहुत इशू रहता है, तो पेप्टाबायोटिक्स कैन बी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, पीएच, और इसके अलावा लार्ज स्केल प्रोडक्शन एक चैलेंज है इसमें, लेकिन अल्टीमेटली दैट कैन बी आल्सो कवर्ड एज वेल. में रिक्वायर्ड फार्मूलेशंस एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी, और फंगल टारगेट्स आप कैसे स्पेसिफिक करेंगे, सो दिस इज हाउ इट गोस. फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में मैं थोड़ी सी ज़रा बात करना चाहूँगा कि माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड, इसके बाद इस स्लाइड के बाद इंशाल्लाह मैं अपना जो आज का वेबिनार है वो ख़त्म करना चाहूँगा. थोड़ी फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में ये मैं बताता चलूँ कि माइक्रोबियल फंजीसाइड जो हैं वो बहुत ग्रेट अल्टरनेटिव हैं केमिकल फंजीसाइड्स के लिए, लेकिन पीपल जो है वेरी लिटिल डिमांड है इसकी, और उसकी वजह मेरे ख्याल से, मेरा जो अपना पर्सनल राय है वो ये है कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उसकी मेरी वजह ये है कि पीपल में अवेयरनेस का काफ़ी इशू है. टॉप प्रायोरिटीज़ जो हैं लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पीपल. टॉप प्रायोरिटीज़ जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ बहुत कम लोग जा रहे हैं क्योंकि रिलेक्टेंट हैं पीपल, क्योंकि अभी इस पे रिसर्च ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे. टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको हाई क्वालिटी बायोमास और एडिक्वेट फार्मूलेशन आप कर सकें. फिर आपको टॉक्सिकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यूज़र सेफ्टी के बारे में ये चीज़ें जहन में रखनी है. फिर द प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रोबाइट्स कैन बी इम्प्रूव्ड, आप इसकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं आप, रिसर्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट्स प्रोवाइड करें, जो उनको बिजनेस ओनर्स के साथ हेल्प करें कि वो बिजनेस ओनर्स के साथ मिलें, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ चीज़ें प्रमोट होना शुरू हो जाए. पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एक रोल प्ले कर सकता है कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर अगर इसमें हेल्प करें तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इजीली किया जा सकता है. और इसके अलावा अल्टीमेटली गवर्नमेंट लेवल पे स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन जाने चाहिए मेरे ख्याल से. थैंक यू सो मच. आज का मैं अपना ये वेबिनार यहाँ पर इख्तिताम करूँगा. ओवर टू यू राहिल साहब. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया. यकीनन मेरे साथ साथ आज हमारे सब पार्टिसिपेंट्स ने आपके इस प्रेजेंटेशन से बहुत कुछ सीखा. और मैं तो अगर मेरी बात करूं तो अपनी बात करूं तो मैंने आज आपके इस देखा कि तरनाब में माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा, बहुत बढ़कर काम जो है वो कर रहे हैं, जिसका सबूत आज की आपकी प्रेजेंटेशन है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने साथी अगर मौजूद है खाबर साहब और जाफर साहब से कि वो क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला जो है वो शुरू करें. अगर वो नहीं है तो मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर हैंड रेज करें, और डॉक्टर साहब से या हमसे पीएचडीसी से कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें. जी डॉक्टर अस्सलाम मोहम्मद वालेकुम डॉक्टर शाहिद. जुल्करनैन साहब. जी डॉक्टर साहब आपने हैंड रेज किया, प्लीज अपने आप को अनम्यूट डॉक्टर साहब कीजिए ये और अपना क्वेश्चन. आप
जी इब्रार साहब। जी जी आप डॉक्टर। कंटिन्यू रखिएगा। सर से एक क्वेश्चन ये है कि जितनी बायो बायो जो फंगिसाइड्स हैं इस वक्त मार्केट में हैं या केपी के लेवल पे हैं या पाकिस्तान के लेवल पर हैं, जो इंडस्ट्रीज इसके ऊपर काम कर रही हैं, तो उसमें सबसे कौन सी कंपनी है जो इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव है मार्केट में हमारी, स्पेशली केपी में? जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जो मेजर कंपनीज में इस वक्त बायर कंपनी के बहुत सारे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, इंटरनेशनली लेवल पर भी अवेलेबल हैं, और आई होप कि केपी लेवल पर भी कुछ समहाउ अवेलेबल होंगे। उसमें बायोसेफ के नाम से, सोनाटा के नाम से, नोवोजाइम्स के नाम से, इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में। इंटरनेशनली तो बहुत अवेलेबल है, और पर आई गेस पाकिस्तान में भी कुछ समहाउ अवेलेबल है। थैंक यू। जी, और कोई पार्टिसिपेंट क्वेश्चन करना चाहे डॉक्टर साहब से या हमसे? जी खाबर अस्सलाम साहब वालेकुम। प्लीज। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम लिसनिंग। जी बोलें आप सर। जी डॉक्टर शाहिद बात कर रहा हूँ तेरा स्वाद से। डॉक्टर साहब, मेरे जहन में दो तीन क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं सॉरी, थोड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया, लेकिन शायद आपने एड्रेस किया हो, लेकिन मैं वो नहीं देख पाया। एक तो मैं बेसिकली ये पूछना चाहूँगा कि जो जो रूल्स हैं, किस एक्ट के तहत या कौन से रूल्स के तहत बायो फंगिसाइड जो है वो मार्केट होंगी पाकिस्तान में या हो रही हैं, या जो केपी में एक दो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आर देयर एनी स्पेसिफिक रूल्स? क्योंकि पेस्टिसाइड रूल्स के अंदर जो जो एक्ट है, पेस्टिसाइड एक्ट, उसमें तो बायो फंगिसाइड्स का कोई जिक्र नहीं है। एक ये इशू, इस पे ज़रा काइंडली हमें गाइड करें। अगर कोई प्रोडक्ट्स है, कोई लाना चाहता है, तो वो कौन से, इसके लिए कोई लेजिस्लेशन हुई है केपी में कि नहीं हुई है? दूसरा ये है कि मार्केट में ये फिर आप कौन से रूल्स के अंडर जो है इसको प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे? मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कोई, ये तो मतलब बायो फंगिसाइड्स है, अगर थोड़ी भी इसमें कोई गलती हो गई या कोई वेरिएशन आ गई इसमें, तो फायदे के बजाय नुकसान का बहुत खतरा होता है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? आर देयर एनी रूल्स इन एक्ट टू मार्केट दीज बायो प्रोडक्ट्स और बायो फंगिसाइड्स? तीसरा, ये आपने लास्ट में बताया कि इशू जो है कि लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे, तो आपने कहा कि अवेयरनेस है। अवेयरनेस भी है कि अवेयरनेस नहीं है हमारे फार्मिंग कम्युनिटी में, लेकिन डोंट यू थिंक दैट द एक्चुअल इशू ऑफ बायो फंगिसाइड्स इज द एफिकेसी एज कम्पेयर टू द सिंथेटिक फंगिसाइड्स? तो इस पे ज़रा काइंडली आपका टेक चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जो पेस्टिसाइड एक्ट है हमारा, उसमें बायो पेस्टिसाइड की अभी ऐसी चीज़ें नहीं हैं अवेलेबल। लेकिन जैसे मैंने बात किया कि क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने इस पे बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए हैं, और उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी शुरू किया हुआ है इस सिलसिले में, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। आप लोग अगर देखना चाहें तो बेशक दे सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल रखते हुए, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स, सबसे पहले उनके साथ तो रजिस्टर करना आपका सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। दूसरी मेरी सजेशन ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पे थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है, केपी लेवल पर भी और पाकिस्तान लेवल पर भी, ताकि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस अब इम्प्लीमेंट कर दिया जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि शायद अवेयरनेस है, लेकिन मेरे ख्याल से जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो गवर्नमेंट लेवल पर चीज़ें हैं, उस लेवल पर अगर हम अवेयरनेस प्रॉपर क्रिएट करें और प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को लेकर चलें, तो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरफ जा सकते हैं। इसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर का, मैं गवर्नमेंट सेक्टर का भी मेजर रोल है, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट के साथ जो प्राइवेट सेक्टर, जो मेजर पेस्टिसाइड कंपनीज हैं, वो इस वक्त बेतहाशा अपनी सिंथेटिक फंजिसाइड्स को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बायो फंजिसाइड्स की तरफ आना शुरू हो जाएं और इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को वो एतमाद में लेकर चीज़ें चलाएं, तो उसमें बहुत सारी जो कंपनीज हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बायर की एग्जांपल दी, बायर का जो सेटअप है वो बाहर मुल्क में भी है, हमारे पाकिस्तान में भी है, काम कर रहे हैं। इसके अलावा सिजेंटा की कंपनी है, एफएमसी की कंपनी है। इन कंपनीज के साथ हम बैठ के प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बिल्कुल काम किया जा सकता है।
थैंक यू सो मच। जी खबर साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहील साहब, आप कोई और सवाल ले लें, मैं बाद में बात करता हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। आप प्लीज कोई और क्वेश्चन ले लें। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन करें, मैं बाद में सवाल कर लूँगा। जी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है जी, और किसी साहब का कोई क्वेश्चन है तो जरूर डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद हैं, और हम चाहेंगे कि इनकी मौजूदगी का फायदा उठा के जितना इल्म हम आज इनसे ले सकते हैं मैक्सिमम वो कोशिश करें बायोपेस्टिसाइड्स पे इनसे लेने की। राइट साहब, इसमें मैं एक चीज़, अगर मुझसे पीपल पार्टिसिपेंट अगर लिसन कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं यहाँ पर एक जी ऐड जी करना चाहता बिल्कुल हूँ, सर प्लीज। क्योंकि इसमें बायोफंजिसाइड्स में ना लोगों के ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं, या ज़्यादातर जो जिस चीज़ के लिए पीपल रिलेक्टेंट होते हैं इसको यूज़ करने में, वो बेसिकली इसकी एक्चुअल जो है कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई योर बायोफंजिसाइड्स, ये एक मेजर इशू इसमें हमेशा रहता है। तो बहुत सारे लोग इसमें सजेस्ट करते हैं कि आप सीड ट्रीटमेंट कर लें, आप जो हैं और इस तरह की चीज़ें कर लें। मैं बजाते खुद अपना नॉलेज इसमें ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बजाते खुद सीड ट्रीटमेंट जो है वो प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि आप अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब आप खुद यूज़ करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ ये इशू रहता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है अल्टीमेटली खुद ग्रो करता है। तो उस कंडीशन में होगा क्या, अगर कोई बायोफंजिसाइड अगर कोई अप्लाई कर रहा है और उसको वो उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसकी मेजर वजह होगी, हो सकता है कि बेसिकली बायोफंजिसाइड्स को आपने जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि यू हैव टू बी प्रिवेंटिव, तो आपने बेसिकली उसकी सॉइल की एप्लीकेशंस और सॉइल में मिक्सिंग और इस तरह की चीज़ें आपने लेकर चलनी है, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट क्रॉप पे या उसकी सीड ट्रीटमेंट्स करें। सीड ट्रीटमेंट तो करने से ये होगा कि आप अल्टीमेटली सीड की जो यील्ड है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होगी। तो इसमें ये है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, नो डाउट, जैसे डॉक्टर शाहिद साहब ने कहा कि आपको इसमें काफ़ी इन चीज़ों को मद्देनज़र आप रखेंगे, उसके बाद ही आप सक्सेसफुली बायोफंजिसाइड्स की एप्लीकेशंस कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ऐड किया। यकीनन हमारे सुनने वाले जो है वो इस बात को समझ रहे होंगे कि आपने एप्लीकेशन के बारे में जो राय दी है वो यकीनन मुस्तहकम है कि ये चूंकि बायोफंजिसाइड्स है तो इनका सीड ट्रीटमेंट के साथ इनको हम मिक्सअप नहीं कर सकते। किसी और पार्टिसिपेंट का कोई सवाल हो तो प्लीज। जी शुक्रिया रईस साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर जुल्फिनैन साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन जिसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी, जो कि शायद बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे मैं अपनी बात करूंगा, नई थी और बड़ी फ्रूटफुल थी। आपने बड़ी डिटेल में बताया कि किस तरह बायोफंजिसाइड या इसके रेलिवेंट जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं काम करती हैं, और क्या वजह है जिसकी वजह से हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा, बहुत ज़्यादा इशू हम लोग फेस कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, ख़ास तौर पे जो रेजिडुअल इशू है पेस्टिसाइड का, एमआरएल जिसको हम लोग बोलते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि पिछले 2-3 साल से बहुत सारी वेजिटेबल्स जो हैं उसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज, इंपोर्टिंग कंट्रीज की हैं। चिली की पिछले 1.5 साल के अंदर तकरीबन 36 इंटरसेप्शन हुई हैं। राइस में बहुत इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, और वो सारे के सारे रेजिड्यू के इशू हैं, एमआरएल के इश्यूज हैं। तो ये बात, इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि हमें इसको स्विच करने की ज़रूरत है किसी ऑर्गेनिक या बायो बेस्ड जो हमारे केमिकल्स हैं टू कंट्रोल, और जो हमारे पैथोजेंस हैं फील्ड के अंदर। और ये भी बात ठीक है क्योंकि हमारा ताल्लुक, हमारे इदारे का ताल्लुक हॉर्टिकल्चर सेक्टर से है, और हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डील करता है, और ये इंतहाई पेरिशेबल और इंतहाई सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं। और इस इन प्रोडक्ट्स के अंदर एक आम अंदाजे के मुताबिक मोर देन 90% जो इश्यूज आते हैं वो
फंगल बेस्ड आते हैं, जो फंगस की वजह से आते हैं, चाहे वो प्री हार्वेस्ट रिलेटेड हो, फील्ड के रिलेटेड हो, चाहे वो पोस्ट हार्वेस्ट रिलेटेड हो। सर ये बातचीत तो आपने कर ली तफसील से। मेरा जो कंसर्न या क्वेश्चन आपसे था वो ये था सर कि आपने आपकी प्रेजेंटेशन में आपने डिटेल में सारी चीजें बताई, जिसके अंदर ये समझ आई कि हमने फील्ड के अंदर के जो फंगस हैं या फंजाई हैं उनको हमने बायोफंजिसाइड के इस्तेमाल से कैसे कंट्रोल करना है। एक दो तीन चीजें हैं जो मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए होगी। एक तो ये कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई मास स्केल के ऊपर हमें इसकी सप्लाई नहीं मिलती। रूल्स का मामला तो एक साइड पे है, लेकिन ये जिन बड़ी कंपनीज का आपने नाम बताया, उन कंपनीज के भी रिप्रेजेंटेटिव जब फील्ड में जाते हैं तो वो ऑर्गेनिक या बायो केमिकल्स को इंट्रोड्यूस उस तरह से नहीं करवा रहे या नहीं करवाते जिस तरह से वो इनऑर्गेनिक या सिंथेटिक केमिकल्स को करवा रहे हैं। और शायद सिंथेटिक केमिकल्स जो हैं उनको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होगा। तो आई डोंट नो के पाकिस्तान के अंदर कोई क्या मास स्केल के ऊपर कोई इस तरह की सप्लाई या प्रोविजंस है। एक तो ये जरूर आप गाइड करिएगा। दूसरा ये भी बताइएगा कि ये बायोफंजिसाइड्स जो हैं ये पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं या दुनिया में होते हैं? क्योंकि मैं फिर स्पेसिफिकली बात करूंगा फ्रूट्स और वेजिटेबल के हवाले से। बहुत सारे फ्रूट्स हमारे पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको हम हार्वेस्टिंग के बाद मुख्तलिफ फंजीसाइड से ट्रीट करके भेजते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हार्वेस्टिंग के बाद फंगस की वजह से आते हैं। रॉटनिंग के बहुत सारे इशू हैं, बल्कि मेनली इश्यूज ही रॉटनिंग के होते हैं, और वो ज्यादातर जो है 95% वो फंगस के अटैक की वजह से होते हैं, और वो इनोकुलम बनता है हार्वेस्टिंग के बाद। तो ये भी फरमाइएगा कि क्या हम कोई इस तरह का भी कोई वर्किंग हुई भी है पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे? दुनिया में तो हुई होगी, लेकिन उसको हम सारी बात है एज एग्जाम्पल तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे चूंकि ये फोरम जो है ये खास तौर पे जो हमारे रेलिवेंट स्टेक होल्डर हैं उनके लिए है। हमने उनको गाइड करना है कि वो अल्टरनेटिवली अगर प्री हार्वेस्ट के अंदर कोई अवेलेबल केमिकल्स या अवेलेबल बायो केमिकल्स हैं या बायोफंजिसाइड्स हैं तो वो कौन से हैं, और पोस्ट हार्वेस्ट के लिए कौन कौन से आइडेंटिफाइड बायो फंजीसाइड्स हैं जो कि हम प्रोडक्ट वाइज जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं प्रोडक्ट भी बता देता हूँ। बनाना के अंदर बहुत सारा इशू फेस किया गया है सर। मैंगो के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। सिट्रस के अंदर इश्यूज हैं। तो इन सिट्रस को, मैंगो को, चेरी को, बनाना को पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट की जाती है थ्रू डिफरेंट सिंथेटिक फंजीसाइड्स ना। अगर वो नहीं करते तो जब वो कंज्यूमर के पास पहुंचते हैं या इंटरनेशनल मार्केट में डेस्क पे ये प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं तो ये ब्लैक स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं। बॉडी ब्लैक स्पॉट या बॉडी रॉटनिंग जिसको बोलते हैं, मुख्तलिफ नामों से, एंथ्रेक्नोज हैं और बहुत सारी डिजीजेज हैं रॉटनिंग की। तो वो सारी की सारी आना शुरू हो जाती। तो उसके ऊपर भी कोई आप रिकमेंडेशन आपकी तरफ से होगी? कोई टेस्ट और ट्रायल हुआ है बायो किसी ऐसी फंजीसाइड का जो हम पोस्ट हार्वेस्ट के लिए ट्रीट कर सकें? ये मेरी अर्ज थी आपसे, अगर आप इसके ऊपर कमेंट कर सकें सर। ओवर टू डॉक्टर जुल्करनैन साहब सर। कंवर साहब, आपके बहुत माशाल्लाह बहुत अहम सवालात हैं बायोफंजीसाइड से रिलेटेड, और जो कि इस वक्त इस करंट टॉपिक को देखते हुए बहुत अहमियत के हामिल हैं। जो फंजीसाइड्स हैं या बायोपेस्टिसाइड्स हैं, बेसिकली इसके मैंने जिस तरह बात की कि इसका मेजर इशू मास स्केल प्रोडक्शन ही इसका एक मेजर इशू है। यहाँ पर आई डोंट नो, मुझे ये नहीं पता कि हमारी जो कंपनीज हैं वो क्यों नहीं इसको प्रमोट कर रही। हालांकि इसकी मास स्केल प्रोडक्शन लोग बाहर के मुल्कों में कर रहे हैं और लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने आपको ये कहा कि नो डाउट कि माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स को आप कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते। सिंथेटिक फंजीसाइड्स की स्टिल अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं है। कहने का मेरा मकसद ये है कि माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स इट्स अ सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस कैंपेन भी आप इसको कह सकते हैं, और पीपल आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स दीज बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। इसमें ये कंसर्न ज़रूर है, लोगों की ये क्वेश्चन ज़रूर हैं कि क्योंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है तो क्या ये वाकई ये ना हो मैं फील्ड में अप्लाई कर दूं, और फील्ड में अप्लाई करने के बाद वो तो आप मास स्केल प्रोडक्शन में तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप वेटेबल पाउडर्स की सूरत में आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा लिक्विड फार्मूलेशंस आप कर सकते हैं। अप्लाई करना इट्स नॉट अ बिग इशू। बहुत हाई लेवल पर प्रोडक्शन इसकी हो सकती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इश्यूज जो लोगों को जो लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि कंसर्न्ड हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, तो लोगों का ज़्यादातर ये क्वेश्चन होता है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हुए जिस तरह हम बाकी जिस तरह डिजीज काज होती हैं, फंगल डिजीज हैं, तो वो भी तो ऑर्गेनिजम्स हैं।
तो वो भी ऑर्गेनिज्म होते, जब वो नुकसान दे रही हैं तो हो सकता है कि ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म भी कुछ खास किस्म के नुकसानात हमें दे। तो मेरे ख्याल से जो लोगों की रिलेक्टेंस है, जिस वजह से लोग इसको यूज़ नहीं करना चाह रहे या हाई स्केल प्रोडक्शन भी नहीं करना चाह रहे, मास स्केल प्रोडक्शन की जा सकती है, लेकिन जो लोग नहीं करना चाह रहे मेरे ख्याल से वो पीपल आर रिलेक्टेंट कि आया दीज आर द रियली बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स, ये हैं कि नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कुछ ऑर्गेनिजम्स का नाम लिया, दे आर रियली सेफ, दे आर रियली, इसमें बहुत सी ऐसी बेनिफिशियल स्पीशीज हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो कि ना सिर्फ आपको डिजीज के मैकेनिज्म से बचाती हैं, इसके अलावा वो आपके प्लांट की ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करती हैं। बहुत सी टर्मिनोलॉजी उसको यूज होती हैं उसके लिए, जो कि प्लांट ग्रोथ, जैसे मैंने उसमें बात किया कि माइक्रोज बेसिकली जो डिफरेंट प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग जो हार्मोन्स हैं, जैसे ऑक्सिन्स हो गया, या जैसे डिफरेंट इंडोल एसिटिक एसिड की मैंने बात की, ये वो हेल्प करता है प्लांट की प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से प्लांट बजाते खुद भी डिजीज रेजिस्टेंस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो माइक्रोब्स का सिर्फ ये रोल नहीं है कि वो आपको बजाते खुद डायरेक्टली आपको कोई फायदा देगा, उसके इनडायरेक्टली भी बहुत सारे फायदे हैं। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पोस्ट हार्वेस्ट में अवेलेबल हैं, यस देर आर बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स, लेकिन उसमें मेरा अपना जो रिसर्च है या मेरी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे शायद लोग वो कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। मैं उसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को आप उसको डायरेक्टली अगर पोस्ट हार्वेस्टिंग में ना यूज़ करें तो बेहतर है, लेकिन आप उसको कम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। उससे होगा क्या, कम्बिनेशन में जैसे मैंने बात की कि कम्बिनेशन में आप जो रेजिड्यू लेवल हैं उसको आप रिड्यूस करेंगे। तो रेजिड्यू आप जब उसकी कंसंट्रेशन लो अमाउंट में सिंथेटिक की यूज़ करेंगे और उसमें आप अपना बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म साथ यूज़ करेंगे, तो उसमें काफ़ी हद तक आपकी जो रेजिड्यूज के इश्यूज हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पोस्ट हार्वेस्ट में यूज़ होते हैं, उस पर बहुत अच्छी रिसर्च लोगों ने की भी है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएं। वो ये है कि उसमें बेसिलस की स्पीशीज़ हैं, ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज़ हैं, इसके अलावा सीडोमोनास की स्पीशीज़ हैं, जिनको आप एज ए लिक्विड फार्मूलेशंस, बजाय इसके कि आप उसको डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म अप्लाई करें या स्प्रे करें, आप लिक्विड फार्मूलेशंस बना के आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन उसमें ये होगी कि बजाय इसके कि आप इसको भी हाई स्केल पर लेकर जाएं, पहले ट्रायल बेसिस पे अगर इसको कर लिया जाए, तो उसके बाद मेरी सजेशन होगी कि उसके बाद हम इसको ह्यूज लेवल पर ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ट्रायल्स येट टू बी डन ऑन द पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, ये इसके ऊपर आई होप के कोई एकेडेमिया से या रिसर्च से तो इसके ऊपर ट्रायल करें, क्योंकि क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर है, और हॉर्टिकल्चर के अंदर व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड सिंस लास्ट कोई 10 साल या 12 साल, बहुत सारी केमिकल्स जो हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट से कैरी करके वो लेके जाता है अपना फ्रूट या वेजिटेबल, तो वो आगे से उसमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं जब वो एमआरएल टेस्ट करते हैं। खैर, अल्लाह खैर करे इसके ऊपर। आई होप के हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा निज़ाम डेवलप हो जाए। अभी तक तो इतनी एग्रेसिव और इतनी खौफनाक किस्म की हम लोग केमिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा आपको सिट्रस की। सिट्रस के अंदर इतना ह्यूज, सरगोदा बलवाल की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर इतना ह्यूज केमिकल स्प्रे या एप्लीकेशन हुई है कि अब वो पेस्ट, जिस तरह आपने अपनी तकरीर में फरमाया कि वो रेजिस्टेंट हो जाता है, वो पेस्ट कंट्रोल ही नहीं हो रहा। ना पेस्ट कंट्रोल हो रहा है, ना डिजीज कंट्रोल हो रही है। और उसका नुकसान क्या हो रहा है, हमारी प्रोड्यूस की क्वालिटी बर्बाद हो गई है और यील्ड नीचे आ गई है। तो ये सारी चीजें इवेंचुअली हिट करती हैं हमारी एक्सपोर्ट्स को, हमारी गुड क्वालिटी की रिकवरी को। और ये सूरत हाल बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ भी ऐसे हो सकती है अगर खुदा ना खास्ता हमने इसके ऊपर काम शुरू ना किया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। कोई और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें, वरना हम कंक्लूड करते हैं जी आज के सेशन को। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ मैं एक और ऐड कर देता हूँ, वो ये है कि जो जितनी भी आपने जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसकी पैकेजिंग भी बहुत मैटर करती है। अगर आपने प्रॉपरली पैकेजिंग, क्योंकि एयर का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ उसका इफेक्ट होना बहुत, एयर उसका एक मेजर रोल है। तो अगर आपने किसी जगह से हार्वेस्टिंग की है, कोई की है, और अगर आपने वो प्रॉपरली मैनेज नहीं की और आपने वो प्रॉपरली पैकेज नहीं की, तो वो एक मेजर इशू बन सकता है आपके लिए डिजीज़ का।
बिल्कुल सही फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब। पैकेजिंग का भी इम्पोर्टेंट रोल है। हर जो कंपोनेंट है सप्लाई चेन का, उसमें उसकी अपने कुछ एसओपीज हैं, उसकी अपनी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, कुछ उसके अपने कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हैं। उन सारी चीज़ों का बहुत अहम रोल है। लेकिन चूंकि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ये मोस्टली जिन कंडीशंस में ग्रो हो रही हैं और जिन कंडीशंस में हार्वेस्ट हो रही हैं, वो फंगस को सपोर्ट करने वाली इन्वायरमेंट है। तो फंगस की प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा है फील्ड में, और पानी बहुत बड़ा जरिया है। तो जारी बात है, इन मौजूदा हालात के अंदर रहते हुए हमने कोई ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे एकेडमिया ने ऐसी स्ट्रेटजी डिवाइस करनी है जिससे हम लोग इन्हीं हालात के अंदर रहते हुए कुछ अपनी प्रैक्टिसेस को बेहतर करेंगे और कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स उसमें ऐड करेंगे कि हमारी प्रोड्यूस इवेंचुअली अच्छी प्रोड्यूस बन सके। क्योंकि अगर आप फिलीपींस की मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, वहां पर मैंगो के ऊपर बैग्स चढ़ाए जाते हैं। आप हैरान होंगे। मेरी किसी फिलिपिनो से बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि आप बैग क्यों चढ़ाते हैं। वो कहते हैं जी हम बैग इसलिए नहीं चढ़ाते कि पेस्ट आता है या डिजीज आती है या ह्यूमिडिटी की वजह से। हम बैग इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि हम इतनी ह्यूज स्प्रे करते हैं, इतनी ह्यूज स्प्रे करते हैं कि हमारा आम जो है वो कभी बिक ही ना सके कहीं दुनिया में। उसके ऊपर जब स्प्रे आता है तो वो फिर अंदर एब्जॉर्ब होता है और वो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रेजिड्यू चला जाता है उसके अंदर। वहां पर इतनी पेस्ट इन्फेस्टेशन है, इतनी डिजीज इन्फेस्टेशन है, और वो उस चूंकि स्प्रेज उनको करने पड़ते हैं, उनके पास कोई हल ही नहीं है। छोटे छोटे उनके बागात हैं, बैकयार्ड के अंदर उन्होंने पौधे लगाए हुए हैं, और वो उसको बचाने के लिए हर इंडिविजुअल मैंगो फ्रूट के ऊपर वो बैग चढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह खौफनाक सूरत हाल तो नहीं है। अलबत्ता जो एनवायरनमेंट है, चूंकि जो मेजर फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो आपको पता है गर्म मौसम की हैं, और बहुत ज्यादा ठंड में तो कोई फ्रूट वेजिटेबल नहीं होता। तो गर्म मौसम में जब रातें ठंडी होती हैं, दिन गर्म होते हैं, तो फंजाई जो है वो उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। खैर ये डिस्कशन डिटेल में आपने कर दी है, टेक्निकली आपने बहुत डिटेल डिस्कशन की है। हम मजीद इस पे बात नहीं करेंगे। हम अपना अगला सवाल लेते हैं। डॉक्टर तौसीफ साहब हैं हमारे साथ। तौसीफ साहब वेलकम सर। आप प्लीज बात करें जो भी आपने करनी है सर। अनम्यूट करिएगा अपने आप को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो खावर साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बहुत और शुक्रिया जी। जाफर साहब और जो आपकी टीम, सर माशाल्लाह वंडरफुल जॉब जो आप लोग कर रहे हैं, बड़ी खिदमत कर रहे हैं फार्मर की। तो असल में मेरा ना सर थोड़ा सा था, इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था कि आपने फूड सिक्योरिटी का भी जिक्र किया है इसमें। तो मुझे जो डिस्कशन से आइडिया हुआ है वो तो ये है कि आप उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में ज्यादा बात की है। तो लेकर फूड सिक्योरिटी में जैसे उसने, हमारे जो स्पीकर हैं उन्होंने उसमें जिक्र किया है कि इसकी प्रोसेसिंग और सारी चीजों की भी जरूरत पड़ेगी, और हम उसमें काफी लैग कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन असल में इसी से रिलेटेड है कि आप इसकी जो प्रोसेसिंग वगैरह है उसके ऊपर क्या आपके काम कर रहे हैं, या आप ये जो हमारा इदारा है माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहा है फार्मर्स के लिए, तो इसके क्या हैं प्लान्स, क्या हैं, या हम इसमें किस तरह फार्मर को हेल्प कर सकते हैं प्रोसेसिंग रिलेटेड? क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो फूड प्रोसेसिंग से है, और मैं इसमें फार्मर की कोई ना कोई हेल्प करना चाहता हूँ। हम फसलें बहुत अच्छी उगा लेते हैं, लेकिन हम उनको बार बार, वही मसला है कि हमारी फसलें जो है वो उनको सही प्राइस भी नहीं मिलती, और हम उसको बेच भी नहीं सकते कहीं भी, ना हम उसको लंबे अरसे के लिए रख सकते हैं। तो इसके ऊपर मेरे साथ थोड़ा सा कि हम क्या इसको किसी तरह कोई ऐसा टॉपिक बना के उसमें अपनी कोई इनपुट दे सकते हैं, या किसी जगह पे हम ट्रेनिंग सेशन इनका अरेंज करवा सकते हैं। जी डॉक्टर जुल्करनैन साहब प्लीज आप कमेंट करिएगा तौसीफ साहब के। सर आपका क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स की जो मैंने जहाँ तक बात की उसमें मेरा क्योंकि इसमें मैंने चैलेंजेस में जो बात की, वो चैलेंजेस उसमें मेजर इश्यूज इसमें यही हैं कि उसमें आप ज़ाहिर है सबसे मेजर इशू मैंने जो आपको कहा कि यू हैव टू बी वेरी प्रिवेंटिव इन सबसे पहले। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं कि वंस आपकी डिजीजेस जब लग जाती हैं प्लांट्स को, फिर माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके लिए पहले से आपको तैयार रहना है, या पहले से उसके लिए चीज़ें करना। रह गई बात जहाँ तक पोस्ट हार्वेस्ट और जो प्रोसेसिंग की बात है जो आप कहना चाह रहे हैं, प्रोसेसिंग से रिलेटेड मैं थोड़ी सी एक बात ऐड करना चाहूँगा
उसमें ये है कि जैसे मैंने बात की कि इस पर अभी हमारे पाकिस्तान में तो सच ऐसा प्रोसेस अभी डेवलप नहीं हुआ, या लोग इस पे भी हम, क्योंकि हम खुद इस पर अभी काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम ऐसी फार्मूलेशंस या ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप कर लें जल्द अन करीब, ताकि हम इसकी प्रोसेसिंग जो है उस पर हम काम कर सकें। राइट नाउ मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा, जो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पीपल जो थोड़ा बहुत लोग कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि इसमें आप एक पोस्ट हार्वेस्टिंग में आप डिपिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि जैसे खावर साहब ने कहा कि ज़ाहिर है, जो है क्या नाम है, सॉरी, जो मॉइस्चर कंटेंट है, तौसीफ। जिसकी वजह से जो फंगल डिजीज हैं, जो मेजर उसका कंसर्न है, वो मेजर कंसर्न उसका मॉइस्चर कंटेंट है। तो जो आप ड्राइंग का जो प्रोसेस है वो इसमें एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। दूसरा, इसके अलावा आप जो है डिपिंग का जो प्रोसेस है, डिपिंग का प्रोसेस भी इसमें एक, अगर आप ऐसी लिक्विड फार्मूलेशंस बना लेते हैं, या ऐसी फार्मूलेशंस हैं जिसमें आप अगर डिप उसको कर सकते हैं, तो दैट विल बी मोर फिजिबल। लेकिन मैं फिर भी अल्टीमेटली अपनी इस प्रेजेंटेशन के बारे में ये कहना चाहूँगा, इट इज़ बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ एन अवेयरनेस प्रेजेंटेशन। इसमें अभी हमारे पाकिस्तान लेवल पर, खासकर पाकिस्तान लेवल पर बहुत काम करने की ज़रूरत है फार्मर्स के लिए, क्योंकि मैंने पहली बात की कि फार्मर्स खासकर और हमारी कंपनीज इसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही। उसकी वजह यह है कि ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया ह्यूज लेवल पर, ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई कि हम इसको अभी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें, और लोगों की मेजर वजह ही यही है, इसी वजह से लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और एक और चीज़ जो इसमें आप कर सकते हैं वो फ्यूमिगेशन और ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो सर मैं इसमें असल में ना कुछ ऐड करना चाहूंगा। सॉरी, जी सर। क्या आप मुझे जी जी सुन जी, सकते हैं? बोलें बोलें। अच्छा जी सर, जी मेरा जो ताल्लुक है वो फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग से है। मैं बाय प्रोफेशन जी जी फूड प्रोसेस इंजीनियर हूँ, और हम जी ऑलरेडी सर। काफी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से डेवलप कर चुके हैं। जी तो मैं इस फोरम पे आपको ऑफर करता हूँ कि अगर किसी जगह पे कोई अरेंजमेंट करनी हो, किसी को फार्मर को ट्रेन करना हो, जो फार्मर को इसके ऊपर कुछ बताना हो कि आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, सर आपकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, लेकिन दैट वाज ऑल अबाउट क्या हमने जो बनी हुई है या हम कैसे अच्छे उगा सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो मैं चाहता जी हूँ कि जी हम इसको प्रोसेसिंग में लेके आए। आपने अभी ऐड किया कि हमारे बहुत कुछ नहीं काम है, या बल्कि हाँ जी बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, बहुत ज्यादा काम अभी होने वाला है। हम अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के फोरम से काफी सारी चीजें, प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर चुके हैं। हमारा हॉर्टिकल्चर डेवलप डिपार्टमेंट भी कर चुका है, और हम एज फूड इंजीनियर्स फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी कर चुके हैं। तो हम उनको इंट्रोड्यूस भी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मार्केट में हैं चीजें। तो फर्दर अगर हम इसको मजीद एक्सटेंड करना असल में मैं चाहता हूँ, तो उसके बारे में अगर हम कोई लाइसेंस बना लें या कोई इस तरह कोई एमओयू वगैरह को कर लें, जो किसी भी तरह से हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद हो सके। तो असल में मेरा जी पॉइंट ये सर। था। पर जी जी खावर साहब के साथ थ- मेरी है अच्छी अंडरस्टैंडिंग जी काफी देर से। तो वो मेरा आपके साथ मेरा ख्याल मेरी पहली बात हो रही है। खावर साहब जी और ये सारी टीम के साथ मेरे बड़े अच्छे इंटरेक्शंस हैं, और हम माशाल्लाह हम बड़ा अच्छा टाइम गुजार के आए हैं कराची एक्सपो में। इसी डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे ऑफर किया गया था स्टॉल कराची एक्सपो में। तौसीफ साहब, थैंक यू सो मच, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं खुद ऐसी कोलैबोरेशंस के लिए हम बहुत ओपन हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे कोलैबोरेट करें, क्योंकि हम जैसे मैंने कहा कि हम बहुत अच्छा काम करना चाह रहे हैं। और इस पे ऑलरेडी अभी तो, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कुछ हद तक रिसर्च एकेडेमिया से हैं, मेरी ऑलरेडी कुछ पब्लिकेशंस इस पर अवेलेबल हैं, जिस पर हम बायोलॉजिकल कंपाउंड्स पर काम कर रहे हैं। बायोलॉजिकल कंपाउंड से भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ हम इंशाल्लाह जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़ा खुश हुआ कि आपने मुझे ये ऑफ़र की, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे साथ ज़रूर, हमारी और आपकी मुलाकात हो, और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में इसको प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ चीज़ें लेकर चलें। एंड आई होप कि हम मिलकर जो है वो प्रॉपरली जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस पे भी कुछ हम कुछ वर्कआउट कर सकें। जी श्योर, इंशाल्लाह। खावर साहब, मैं एक सजेशन है मेरी इस सिलसिले में। जी जी जी, डॉक्टर साहब प्लीज बात करें, डॉक्टर जाहिद साहब। डॉक्टर जाहिद हनीफ, डायरेक्टर हार्टिकल्चर केपी। मैं डॉक्टर जुल्करनैन की बात को इंडोर्स करते हुए, अगर हमारे इंजीनियर साहब ने कुछ इस तरह की डेवलपमेंट ऑलरेडी की है, तो जिस तरह जुल्करनैन भाई ने प्रपोज किया, हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में एक सेक्शन होता है प्लांट प्रोटेक्शन का,
जो मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी है और दूसरे सिंथेटिक प्रोडक्ट को भी उसको रेगुलेट भी करता है, उसको रजिस्टर भी करता है। अगर हमारी एक जॉइंट मीटिंग हो जाती है और फिर इसकी इफिकेसी यहाँ पे लोकल लेवल पे रिसर्च से एंडोर्स होती है, तो इसको जो है ना मास लेवल पर रिकमेंड करेंगे। जब रिकमेंड करेंगे तो फार्मर से डिमांड आएगा, तो इसकी प्रोडक्शन भी जो है ना मास लेवल पर खुद बहुत हो जाएगी। ये एक मेरी हम्बल सजेशन है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके आपने वेलकम किया तौसीफ साहब को, और तौसीफ साहब की भी जो खिदमात हैं, जाहिर बात है ये काम तो एक्सपर्ट्स का है। फार्मर्स की कैपेसिटी और उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर ये ना कभी हो सका है ना कभी हो सकेगा। तो इसलिए आप लोग अगर मिलके, मैं यहाँ पर पीआईडीसी की तरफ से भी आप दोनों साहिबान को, दोनों इदारों को वेलकम करूंगा कि कहीं पे हम अगर आपके काम आ सकें। बल्कि मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, डॉक्टर जुल्करनैन साहब से, डॉक्टर जाहिद हनीफ साहब से, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपके पास नॉलेज की कमी है। यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज पूल ओवर देयर इन योर इंस्टीट्यूट। रिक्वेस्ट ये है कि देखें चीज़ें जो आज की प्रेजेंटेशन से समझ आई, इश्यूज बहुत सारे हैं, उन इश्यूज का हल होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे इधर दे दो। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हमने काम करना है, और काम के लिए कहीं ना कहीं हमारी कुछ शायद कमजोरियां होंगी या हमारी लिमिटेशंस होंगी। वो लिमिटेशंस किसी भी तरह नौयत की हो सकती है। तो उसके लिए मैं आपको भी, आपके इदारे को भी, और डॉक्टर तौसीफ को तो खैर उनसे हमारी बात होती रहती है, उनको भी, और बाकी भी अगर कोई यहाँ पर दोस्त हों उनसे भी सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों के पास इस तरह के कुछ आइडियाज हैं, कुछ प्रपोजल्स हैं, जिस तरह बायो फंजीसाइड के ऊपर बड़ी डिटेल में बात हुई और ये भी समझ में आई कि इसकी अहमियत बहुत है, इसका होना भी बड़ा ज़रूरी है, बट हम अभी नहीं उस स्टेज पे पहुंच सके जिस पे पहुंचना चाहिए था, या दुनिया पहुंच गई हुई है। तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप करें, कोई प्रोजेक्ट डिवाइस करें जिसके अंदर आप इन सारी चीज़ों की विजिबिलिटी, बेहतर विजिबिलिटी के लिए कुछ अगर कोई काम करना चाहें, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहें, कोई फार्मर्स को जिससे बेनिफिट हो सके, जिससे हमारी प्रोडक्शन बेहतर हो सके, जिससे हम सेफ प्रोड्यूस बना सकें। फूड सिक्योरिटी का इशू तो ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, खासतौर पे हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पर हम लोगों ने शायद उस तरह से काम ऑनेस्टली नहीं किया जिस तरह होना चाहिए था। फूड सिक्योरिटी शायद हमारी प्रायोरिटीज में नहीं रहा, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा थ्रेटन फील कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता आने वाले टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके ऊपर, और जो हमारी जो प्रोडक्ट सेफ्टी है, सेफ फॉर ह्यूमन हेल्थ, उसके ऊपर भी हम लोगों को बहुत काम करने की ज़रूरत है। और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे मैं बात बार बार हॉर्टिकल्चर सेक्टर की इसलिए करता हूँ, वैसे तो एग्रो सेक्टर के अंदर बहुत ही खौफनाक सूरत हाल रही है। अगर आप मेज़ की बात करें, राइस, मेज़ और चिलीज टॉप ऑफ द लाइन पर प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा इंटरसेप्शन हुई हैं पिछले 2-3 साल के अंदर। और 30-30, 40-40 शिपमेंट्स का पकड़े जाना जस्ट बिकॉज ऑफ द रेजिड्यूज, ये कोई छोटी बात नहीं है। और एक साल के अंदर 30+ एक प्रोडक्ट की इंटरसेप्शन होना, ये अलार्मिंग चीज है, और इससे हमें बचने के लिए लायामल तय करना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं वेलकम करूंगा कि आप प्रोजेक्ट डिवाइस करें। आज आप लोग इनिशिएटिव लें, आपको देखें, आपने पूरे मुल्क के लिए तो खुदा न खास्ता कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करना, आपने तो सिंपल एक छोटे लेवल के ऊपर पायलट स्केल पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। आपको देख के फिर लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, हमारे जो फील्ड के लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है, वो उनका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा और वो उसको रेप्लिका बना के फिर लॉन्च करेंगे। जो अभी बड़ी डिटेल में यहाँ पर बातें हुई कि जो बड़े ग्रुप्स हैं वो अभी तक शायद कोई इस तरह की प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में कामयाब नहीं हो सके, तो उसके पीछे जरूर रीजंस होंगी। वो रीजंस क्या हैं? वो यही है कि एक तो हम लोग शायद उस तरह से फुली कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, इक्विप्ड नहीं है जिस तरह से हम सिंथेटिक केमिकल्स के ऊपर हैं, या शायद कोई और भी वजह होंगी। तो इसलिए अभी तक हम इसको सक्सेसफुली कमर्शियली लॉन्च ही नहीं कर सके। जो रूल्स की बात है, तो सर रूल्स में भी हम आपकी मदद करेंगे। हम जो भी कंसर्न इदारे हैं हम उनको आपके साथ बिठा देंगे, और इंशाल्लाह हम सब ऑन बोर्ड करेंगे उनको, ताकि आप लोगों को रूल्स डेवलप करने में या इन चीज़ों को थ्रू गवर्नमेंट रेगुलराइज करने में कोई इशू ना हो। तो ये इतने बड़े मसाइल नहीं हैं। तो आप प्लीज़ दोनों इदारे या दोनों साहबान, डॉक्टर तौसीफ साहब भी और डॉक्टर जुल्करनैन साहब भी, डॉक्टर जाहिद साहब भी, आपसे मेरी हम्बल सबमिशन, हम्बल गुजारिश होगी। डॉक्टर जाहिद साहब आपके साथ हमारे टीम मेंबर रहील साहब राब्ते में होंगे, आप इनके साथ बैठ के
कोई प्रपोजल शेयर करें, प्रोजेक्ट बनाना और प्रोजेक्ट को आगे लेके चलना, ये हम आपको गाइड कर देंगे, बट यू नीड टू लेट दी रहील साहब नो कि आप करना क्या चाह रहे हैं, और कुछ टेंजिबल आउटकम हो जो भी आप करना चाह रहे हैं, जिससे हमारे सेक्टर को अपलिफ्ट करने में फायदा हो सके। देखें, ये तो हम सबको पता है, ये नॉलेज हमारे पास है कि हमें आज नहीं तो कल इन चीजों को रिप्लेस करना है, लेकिन रिप्लेस करने के बाद क्या हम तैयार हैं कि हमने जो हमारे ऊपर जो हमलावर फंजीसाइड फंजाई हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, या जो बाकी पेस्ट या डिजीजेज हैं, उसको हम काबू कर लेंगे? तो उनको काबू करना हमारे लिए चैलेंज होगा। सिर्फ फंजाई को मार देना, अपना पेस्टिसाइड को खत्म कर देना शायद मसले का हल नहीं होगा, या रिप्लेस कर देना। मसले का हल तो ये है कि हमने इवेंचुअली एक सेफ प्रोड्यूस लेनी है, वो थ्रू एक पूरा प्रोसीजर होगा, और ऑब्वियसली इस बायो फंजीसाइड के साथ एक पूरा प्रोटोकॉल आएगा कि आपने क्या क्या प्रोड्यूस को कैसे कैसे हैंडल करना है, और कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखना है। खैर, ये बातें डिटेल में हो गई हैं। आप लोगों का मैं बहुत 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 ज़्यादा मशकूर हूँ। डॉक्टर जुल्करनैन साहब का, आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला। डॉक्टर जाहिद साहब का, उन्होंने कंपनी किया और सपोर्ट किया हमें आज के इस इवेंट में। आपके इदारे का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। डॉक्टर तौसीफ साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। डॉक्टर शाहिद साहब ने कंट्रीब्यूट किया, उनका मशकूर हूँ। बाकी जितने हमारे साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं या जो चले गए हैं, उन सब का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में, चूंकि 12 दफ़ा डॉक्टर जुल्करनैन साहब ने बताया कि हम अवेयरनेस के लिए हमने ये सेशन आज का ऑर्गेनाइज किया था। ये मैं अक्सर बात किया करता हूँ कि ये तबलीग का सिलसिला चलते रहना चाहिए। आगे जिस तरह नहर चल रही होती है, जिसके नसीब में होता है वो पानी ले लेता है, जिसके नसीब में नहीं होता वो नहीं लेता। तो आई होप या वी होप के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन किसी दोस्त के लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगी, किसी के लिए कम होगी, बट हम लोग ये सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हमेशा ऑन बोर्ड लेते रहेंगे, ताकि हमारे सेक्टर के जितने लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनके फायदे की चीजें या उनके रेलिवेंस की चीजें उनके साथ शेयर होती रहें। और कुछ चीजें बाज़-औक़ात ज्यादा थ्योरेटिकल होती हैं, कुछ चीजें ज्यादातर प्रैक्टिकल होती हैं, तो इंफॉर्मेशन जो है उसको लोगों को करना चाहिए, और उसकी बुनियाद पे हमें अपना वे फॉरवर्ड तय करते रहना चाहिए। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी थोड़ी देर के बाद इसकी कंक्लूजन के। और अगर डॉक्टर जुल्करनैन साहब का, डॉक्टर जाहिद साहब का, डॉक्टर तौसीफ साहब का नंबर किसी को चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको थ्रू करवा देंगे। और मेरी फिर अगेन सब लोगों से गुजारिश होगी कि आप प्लीज, अगर कोई आपको लगता है कि आपके जहन में कोई ऐसा फ्रूटफुल प्रपोजल या प्रोजेक्ट या कोई एक्टिविटी है जो आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे, कोई फाइनेंशियल हिंड्रेंस है आपके साथ, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, अगर उस एक्टिविटी की रेलिवेंस हॉर्टिकल्चर सेक्टर की अपलिफ्टिंग के साथ होगी, एक्सपोर्ट्स के साथ होगी, तो आप यकीन रखें हम आपको हर तरह की सपोर्ट देने के लिए तैयार होंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले इवेंट में इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी, और उसकी जो शेड्यूल है वो आप हमारे जितने सोशल मीडिया पेजेस है उसके ऊपर आपको जल्द वो भी शेयर हो जाएगा। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के अंदर नहीं है, वो अपने नंबर अगर चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर देंगे तो हम उनको उसके अंदर भी डाल देंगे, क्योंकि उसके अंदर हम डे टू डे एक्टिविटीज की अपडेट शेयर करते रहते हैं। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़, नासिर जी, अस्सलाम वालेकुम।